हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी द्वारा लिखे देवकांता संतति का 5वें इशू का एपिसोड 1। देवकांता संतति 5वां भाग, पहला बयान। कौन है? बलदेव सिंह एकदम दहाड़ उठा। मर्द का बच्चा है तो सामने आकर बात कर। खबरदार, आड़ में छुपे हुए गुरबचन सिंह गुर्राए। तमीज से बात कर बलदेव। किसी को मर्द की ललकार लगाने से पहले जरा इस बात पर गौर कर कि तू खुद भी मर्द है या मर्द सामने आकर बात करते हैं। गुस्से में गुर्राते हुए बलदेव सिंह ने म्यान से तलवार खींच ली। अगर मर्द है तो सामने आ, हम देखते हैं कि किसकी तलवार में कितनी ताकत है, वरना मुझे खुद वहीं आना होगा। ले, सामने हूँ तेरे, कहते हुए गुरबचन सिंह आड़ से निकलकर कोठरी के दरवाजे पर आ गए। बलदेव सिंह ने एक शायद ध्यान से गुरबचन सिंह को देखा, बोला, गुरुजी आप? और फिर तलवार की मुड़ पर बलदेव सिंह की उंगलियों की पकड़ खुद ही ढीली पड़ने लगी। उसके चेहरे पर ऐसा आश्चर्य था मानो वह यह मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कि सामने गुरबचन सिंह खड़े हैं। हाँ, हम। गुरबचन सिंह आगे बढ़ते हुए बोले। लेकिन आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए? बलदेव सिंह ने सवाल किया। शुक्र करो कि आज हम यहाँ पहुँच गए, गुरबचन सिंह बोले, वरना तुम आज एक पाप कर देते जिसका प्रायश्चित तुम सारी जिंदगी भी नहीं कर पाते। तुम खुद को इसका सबसे बड़ा यार समझ रहे थे, किंतु आज मानना होगा कि तुमसे बड़ा मूर्ख सारी दुनिया में नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? गुरुजी, गुरुजी, एकाएक जंजीरों में जकड़ा बागी सिंह बोल पड़ा। मुझे इस जालिम से बचा लो। तो चुप रह, बलदेव सिंह एकदम चीखा, वरना वक्त से पहले ही सर धड़ से अलग कर दूंगा। वही तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ बलदेव सिंह, गुरबचन सिंह आगे बढ़कर बोले। बागी सिंह की जान लेकर तुम एक बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हो, एक ऐसा पाप जिसका प्रायश्चित तुम सारी जिंदगी नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम यह पाप ना करो। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? मैं तो आपका दुश्मन, फिर भला मुझे पाप करने से क्यों रोकते हैं? इंसानियत के नाते आप क्या जाने कि इसे मारकर मैं इसे किस पाप की सज़ा देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ, गुरबचन सिंह ने कहा, इसलिए कि इसके पिता गिरधारी सिंह ने तेरी माँ तारा के साथ व्यभिचार किया था। यह सुनते ही बलदेव सिंह की आंखों में गहरा आश्चर्य झांकने लगा। बोला, आपको ये सब कैसे मालूम? हमें तो वह भी मालूम है जो तुम्हें नहीं मालूम। क्या? पहले ये बता कि तेरी माँ के साथ व्यभिचार इसने किया या गिरधारी सिंह ने, इसके बाप ने? तो फिर इसका सिर काटकर तुझे क्या मिलेगा? सांप को मारने से पहले उसके बच्चे को मारना भी बहुत ज़रूरी होता है, बलदेव सिंह बोला। बाप के गुनाहों की सज़ा बेटे को भी भुगतनी पड़ती है। इसका बाप भी मेरे कब्जे में है। इसको मारकर आज की रात में उसे भी खत्म कर दूंगा। बस यही तू ऐसा पाप करेगा कि दुनिया तुझ पर थू थू करेगी। गुरबचन सिंह उसके और करीब आ गए। पहली बात तो तेरा बागी सिंह को मारना ही पाप है। उसके बाद अगर तूने गिरधारी सिंह को मारा तो सारी जिंदगी तू तड़पेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? बलदेव सिंह ने पूछा। ज़रा समझा कर कहिए। अगर तुम जोश को भूलकर आराम से सुनो तो तुम मेरी बात समझ सकोगे, गुरबचन सिंह बोले। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम बागी सिंह से अपना बैर मत लो। मैं तुमसे ये भी नहीं कहूँगा कि तुम गिरधारी सिंह की जान मत लो। तुम हमारे दुश्मन राजा दलीप सिंह के अय्यार, इसलिए मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम ये पाप करो या ना करो। लेकिन केवल इंसानियत के नाते मैं ये चाहता हूँ कि तुम ऐसी दुष्टता ना करो कि फिर दुनिया में जी ही ना सको। तो मैं बचाने के लिए ही मैं चाहता हूँ कि तलवार आराम से म्यान में रखकर मेरी कुछ बातें गौर से सुन ले। फिर अगर तुम चाहो तो मेरे ही सामने बागी सिंह का सर कलम कर देना। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बलदेव सिंह ने तलवार म्यान में डाल दी। तुम विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि तारा के साथ व्यभिचार इसके पिता गिरधारी सिंह ने किया था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कहते कहते बलदेव सिंह एक बार पुनः जोश में आ गया। प्रिय पाठकों, हम यहाँ पर कुछ साहित्यों के लिए कथानक का सिलसिला रोककर कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता है। कदाचित आप अभी तक भी ना समझ पाए होंगे कि उपरोक्त संवाद कहाँ हो रहा है और उनका सबब क्या है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपकी दिलचस्पी अधूरी सी ही रहेगी। अगर आपने इस बयान को शुरू से ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो कदाचित आप ये भी समझ गए होंगे कि बयान पहले भाग के पेज 48 से पेज 51 तक के बयान से आगे का है। उसमें हमने लिखा था कि श्यामा सिंह के लड़के बलदेव सिंह ने बागी सिंह को कैद कर रखा है और खुद बागी सिंह बना हुआ है। उधर उसी बलदेव सिंह के पिता ने गिरधारी को अपनी कैद में डाल रखा है और खुद दुनिया के सामने गिरधारी सिंह बने बैठे हैं। उस बयान में हमने ये भी लिखा था कि गुरबचन सिंह बलदेव सिंह का पीछा कर रहे थे। अतः उक्त बयान से पूर्व कथानक के लिए पहले भाग के 48 से 51 पेज तक का बयान पढ़ जाए। अपनी आंखों से तूने क्या देखा? गुरबचन सिंह ने पूछा।
मैंने और मेरे पिता ने उस रात खुद इसके बाप को अपने घर की बैठक में अपनी माँ से, वह सब धोखा था, फरेब था, एक बदचलन अय्यार की नापाक अय्यारी थी। गुरबचन सिंह क्रोध में चीख पड़े। क्या? एकदम चौंका बलदेव से। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो, गुरबचन सिंह बोले। इस बात का तुम यकीन रखो कि मैं जो कुछ भी कहूँगा वह एकदम सच होगा। हकीकत ये है कि उस रात तुम दोनों बाप बेटों ने अपनी बैठक में अपनी आंखों से जो देखा वह फरेब था। वह अय्यारी एक ऐसे दुष्ट अय्यार की थी जिस पर तुम कभी ऐसी दुष्टता का शक भी नहीं कर सकते। तारा के साथ व्यभिचार करने वाला गिरधारी सिंह नहीं बल्कि कोई और ही था। तुम दोनों को धोखा देने और तुम में तथा गिरधारी सिंह में दुश्मनी करवाने के लिए उसने अपनी सूरत गिरधारी सिंह जैसी बना रखी थी। यह झूठ है, बलदेव सिंह अविश्वास भरे स्वर में बोला। झूठ नहीं, बिल्कुल सही है, गुरबचन सिंह बोला। अगर गिरधारी सिंह मुजरिम होता तो उसका बेटा यानी बागी सिंह तुम्हें उस रात की सुबह अपने घर में इतने आराम से सोता ना मिलता। लेकिन किसी को हमारी या इनकी दुश्मनी करवाने से क्या मिलेगा? जब तुम तसल्ली से मेरी पूरी बात सुन लोगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा। तो उस अय्यार का नाम बताएं जिसने गिरधारी के भेष में ये दुष्कर्म किया। उसका नाम मैं इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा, गुरबचन सिंह ने कहा। मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? यही कि तुम्हें अल्फांसे को मुझे सौंपना होगा। क्या? एकदम उछल पड़ा बलदेव सिंह। अल्फांसे? कौन अल्फांसे? तुम जानते हो बलदेव बेटे कि तुम जैसे न जाने कितने अय्यार मेरे शागिर्द हैं। गुरबचन सिंह हल्के से मुस्कुराकर बोले। इसलिए मेरे सामने तुम्हारी किसी भी तरह की अय्यारी नहीं चलेगी। मैं उस वक्त से तुम्हारी सारी हरकतें देख रहा हूँ, जब से तुमने गुलशन, बैनी सिंह, भीम सिंह और नाहर सिंह को उस बंदर से डराया और अल्फांसे को अपने साथ लेकर मंदिर में गए। उसी वक्त से मैं तुम्हारे पीछे हूँ। अल्फांसे तुम्हारे पास है और तुम उसे अपने राजा दलीप सिंह को सौंपना चाहते हो। ओह, बलदेव सिंह बोला। तो आप मुझसे अय्यारी खेलकर अल्फांसे को हासिल करना चाहते हैं? अगर तुम ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे। गुरबचन सिंह पूर्व मुस्कुराते हुए बोले। ये तो ठीक है कि मैं अल्फांसे को प्राप्त करना चाहता हूँ, किंतु किसी तरह की अय्यारी करके नहीं, बल्कि हकीकत में तुम्हें ये एक पाप करने से बचाने की कीमत है। हम इंद्रदेव यानी चंद्रमा की कसम खाकर कहते हैं कि अगर तुमने बागी सिंह और गिरधारी सिंह को मारा तो बहुत बड़ा पाप कर बैठोगे। उस पाप को करने के बाद तुम्हारे लिए अल्फांसे की भी कोई कीमत नहीं रही। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम राजा दलीप सिंह को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम जानते हो हम इंद्रदेव की कसम झूठी नहीं खा सकते। कई साय तक बलदेव सिंह गुरबचन सिंह का चेहरा देखता रहा। कदाचित वह यह मानता था कि गुरबचन सिंह ये कसम झूठी नहीं खा सकते। तो फिर बताइए कि मेरी माँ से व्यभिचार करने वाला दुष्ट अय्यार कौन है? पहले वादा करो कि अगर मैं तुम्हें हकीकत में कोई ऐसी बात बताऊं जिसे सुनकर तुम्हें लगे कि तुम वाकई एक ज़बरदस्त पाप करने जा रहे थे, तो तुम हमें अल्फांसे को सौंप दोगे। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि वह दुष्ट अय्यार कौन है। आप मुझे बताइए कि वह पापी कौन है। बलदेव सिंह बोला। उस रात हकीकत में क्या हुआ था, मुझे सब कुछ बताइए। अगर आपकी बातें सुनने के बाद मुझे ये यकीन हो गया कि अगर मैं आपकी बात ना सुनता तो वाकई एक ऐसा पाप कर बैठता जिसके बाद मैं दुनिया में जीने के काबिल ना रहता, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अल्फांसे को आपको सौंप दूंगा। तो सुनो, गुरबचन सिंह बोले। याद करो उस रात की वारदातों को। उस रात पिशाचनाथ और शैतान सिंह के बीच में रक्तकथा के चक्कर में बड़ी गहरी अय्यारी चल रही थी। ये कहानी विस्तृत रूप से जानने के लिए पढ़ें तीसरे भाग का 13वां और 14वां ब्याह तथा चौथे भाग का पहला, चौथा, छठा, 7वां और 8वां ब्याह। उस वक्त रक्तकथा पिशाचनाथ के पास थी। वह रक्तकथा दलीप सिंह ने उसे मुनासिब जगह पर रखने के लिए सौंपी थी। यह भेद बेगम बेनजूर के अय्यार शैतान सिंह को पता लग गया। वह पिशाचनाथ के घर से रक्तकथा हासिल करने की नई नई तरकीबें सोचने लगा। कभी उसने अपने लड़के बिहारी सिंह को पिशाचनाथ की लड़की जमुना के पीछे लगाया, कभी अपनी पत्नी नसीम बानो को नकली रामकली बनाकर पिशाचनाथ के घर में रखा। यह भेद पिशाचनाथ पर खुल गया था। उसने शैतान सिंह को धोखा देने के लिए तुम्हारी जानकारी में रामकली बनी नसीम बानो को मठ में बंद कर दिया और असली रामकली को घर में रखा। एक नकाबपोश के रूप में पिशाचनाथ ने उस रात तुम्हें अपने घर में रामकली की हिफाजत के लिए नियुक्त कर दिया। तुमने उस रात बहुत से काम किए, जैसे शैतान सिंह की कैद से पिशाचनाथ और उसकी पत्नी रामकली को निकाल कर लाना। उन दोनों को लेकर तुम मठ पर पहुंचे थे। उस वक्त तुम लोग मठ के नीचे बातें कर रहे थे जब एकाएक वहां शैतान सिंह का लड़का बिहारी सिंह आया और तुम वहां शैतान सिंह द्वारा घेर लिए गए। किंतु पिशाचनाथ तुम सबको लेकर एक गुप्त रास्ते से निकल गया। तुम्हें याद होगा कि यह गुप्त रास्ता मठ से लेकर सीधा तुम्हारे घर निकला था। हाँ, मुझे याद है, बलदेव सिंह ने कहा। जिस वक्त तुम अपने घर पहुंचे तो तुम्हारे पिता यानी श्यामा से अपने दोस्त बागी सिंह के पिता गिरधारी सिंह के घर पर शतरंज खेल रहे थे। ये बात तुम लोगों को तुम्हारी माँ तारा ने बताई थी।
उस वक्त तुम्हारी बैठक में यही बागी से, जिसे इस वक्त तुमने कैद कर रखा, बैठा था और पिशाचनाथ के हुक्म पर यह अपने घर से गिरधारी सिंह और श्यामा सिंह को बुला कर लाया। उनके आने पर बिहारी सिंह को होश में लाया गया और उससे बातें की गई। उसने अपनी बातों से सिद्ध कर दिया कि वह जमुना की मोहब्बत में डूबकर पिशाचनाथ की मदद कर रहा। इसके बाद पिशाचनाथ शैतान सिंह की कैद से अपनी लड़की जमुना को निकालने अकेले ही गया। अपनी अय्यारी के जाल में फंसाकर उसने शैतान सिंह को बड़ा ज़बरदस्त धोखा दिया तथा बेगम बेनजूर के कब्जे से जमुना को निकालकर पुनः तुम्हारे घर आया। उस वक्त तुम लोगों के बीच क्या बातें हुई, ये बातें तुम्हें यहाँ बताने से खास फायदा नहीं है। अंत में सब बातों के बाद उसने तुम्हें और तुम्हारे पिता को बेगम बेनजूर के महल की निगरानी के लिए भेज दिया। गिरधारी सिंह और उसका लड़का बागी सिंह अपने घर चले गए। पिशाचनाथ रामकली, जमुना और बिहारी सिंह को लेकर अपने गंगा किनारे वाले मकान में जा पहुंचा। इन तीनों को वहीं छोड़कर वह दलीप सिंह के पास गया। ये सब बातें तो खैर मुझे याद है, किंतु यहाँ उनको बयान करने से क्या लाभ? लाभ यही है कि तुम ये जान लो कि मुझे उन सब बातों की मुनासिब जानकारी है। लेकिन आपको इतनी सब बातें पता किस तरह? बलदेव सिंह ने पूछा। गुरबचन सिंह मुस्कुराए और बोले, नाम तो इस वक्त तो मैं नहीं बताऊंगा, किंतु हाँ, इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जिस वक्त पिशाचनाथ दलीप सिंह के महल से निकला तो उसके पीछे एक रहस्यमय व्यक्ति था जो उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। चौथे भाग के 7वें बयान के अंतिम लाइनें पढ़। ये सारी बातें मुझे उसी आदमी ने बताई। ये समझो कि वह मेरा खास आदमी है। उसी ने यह भेद बताया कि तुम्हारी माँ के साथ व्यभिचार करने वाला दुष्ट अय्यार कौन था। अब आप मुझे उस हरामजादे का नाम बता दीजिए। बलदेव सिंह बेचैन होकर बोला। सुनो, गुरबचन सिंह बोले, कान लगाकर ध्यान से सुने, कदाचित तुम्हें यकीन नहीं आएगा। आप बताइए तो सही। पिशाचनाथ। पिशाच चाचा? बलदेव सिंह उछल पड़ा। नहीं, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन। हम पहले ही कहते थे कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। गुरबचन सिंह आराम से बोले, लेकिन थोड़ी ही देर में तुम्हें यकीन करना होगा कि हम एक एक लफ्ज़ सही कह रहे हैं। पिशाचनाथ को ही तुमने उस वक्त गिरधारी के बेस में तारा के पास देखा था। मैं नहीं मान सकता, यह बिल्कुल नामुमकिन, एकदम गलत। बलदेव सिंह अविश्वास भरे स्वर में कह रहा था। मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम उस कड़वी सच्चाई पर आसानी से यकीन नहीं करोगे। गुरबचन सिंह बोले, लेकिन तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इंद्रदेव की कसम गलत नहीं खा सकता। अब आगे जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, अगर उन्हें गौर से सुनकर विचार करोगे तो तुम भी जान जाओगे कि मैं सही कह रहा हूँ। अभी से तुम इतना गुस्सा मत करो, आराम से मेरी बात सुनो। कहिए। बलदेव सिंह के अल्फाज से अभी तक उत्तेजना टपक रही थी। असल पूछो तो पिशाचनाथ ने तारा के साथ व्यभिचार भी नहीं किया था। आप क्या कह रहे हैं? एकदम झुंझलाकर बलदेव सिंह बोला। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बड़े हैं, मैं आपका लिहाज करता हूँ। अगर कोई और इतनी बात कहता तो अब तक वह ठंडा हो चुका होता। हम ठीक कह रहे हैं बेटे। जब इस तरह के दुष्कर्म में स्त्री पुरुष की सहमति हो तो उनके बीच में हुए किसी भी काम को व्यभिचार कहकर अकेले पुरुष पर नहीं थोपा जा सकता। पति की पत्नी के और पत्नी का पति के अतिरिक्त किसी अन्य से शारीरिक संबंध है तो व्यभिचार है, किंतु उसमें दोनों ही बराबर के मुजरिम होते हैं। बलदेव सिंह की आंखें सुर्ख हो उठी। वो गुर्राया। आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि तारा व पिशाचनाथ में दोनों की सहमति से मोहब्बत और शारीरिक संबंध था। गुरुजी, चीख पड़ा बलदेव सिंह, जबान संभाल कर बात करिए। कहते हुए गुस्से में उसने एक झटके से तलवार खींच ली। आप जो भी कह रहे हैं, मैं कहने से पहले ये सोच लें कि तारा मेरी माँ थी और आप एक बेटे के सामने उसकी माँ को बच्चलन कह रहे हैं। उसका अंजाम आपकी मौत भी हो सकता है। अगर तुम सच्चाई नहीं सुन सकते तो उड़ा दो मेरी गर्दन। यह हकीकत नहीं है। बलदेव सिंह पागलों की भांति चीख पड़ा। यह हकीकत है। गुरबचन सिंह भी चीख पड़े। तो मैं सोचना चाहिए कि गुरुओं के गुरु गुरबचन सिंह किसी औरत के पाक दामन पर बचलनी का गलत नापाक धब्बा नहीं लगा सकते। जो हम कह रहे हैं उसे शांत दिमाग से सुनो और सोचो। तलवार म्यान में रख लो। हकीकत सुनने की ताकत अपने अंदर पैदा करो। आगे सुनोगे तो तुम्हें यकीन करना ही होगा। लाल लाल आंखों से बलदेव सिंह गुरबचन सिंह को घूरता रहा। गुरबचन सिंह बोले, होश में आओ बेटे, सुकून से हमारी बात सुनो। गुस्से के सबब से बलदेव सिंह के नथुने फड़क रहे थे। सारा जिस्म कांप रहा था। उंगलियों की पकड़ तलवार की मूठ पर बेहद सख्त थी। लाल धधकती आंखों से वह गुरबचन सिंह को घूर रहा था। बोला, खैर, आगे कहिए। पहले ये तलवार म्यान में रखकर आराम से मेरी बात सुनो। जब आपने इंद्रदेव की कसम खाई है तो सुनूंगा ही। वह तलवार पुनः म्यान में रखता हुआ बोला, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपका एक भी लफ्ज़ गलत साबित हो गया तो लिहाज, शर्म और इज्जत की सारी सीमाओं को तोड़कर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। यकीनन। गुरबचन सिंह बोले, इंद्रदेव की कसम के बाद झूठ बोलने वाले की सजाए मौत है। तो फिर कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार।
दूसरा बयान। प्रिय पाठकों, दूसरे बयान का कथानक लिखने से पूर्व मैं दो एक बातें यहाँ लिख देना मुनासिब समझता हूँ। उन बातों की जानकारी में कदाचित इस उलझे हुए कथानक को समझने में आप लोगों को सहूलियत हो। मैं जानता हूँ कि इस कथानक को पढ़ने में आप लोगों को काफ़ी दिमाग का प्रयोग करना पड़ रहा है। तब आप ही कल्पना कीजिए कि लिखते वक्त मेरा क्या हाल होगा। ये तो आपको याद हो गया होगा कि 5वें भाग का पहला बयान पहले भाग में छोड़े गए कौन से बयान से आगे बढ़ाया गया। ये बयान किस ढंग से तीसरे भाग के 13वें, 14वें और चौथे भाग के पहले, चौथे, छठे, 7वें और 8वें बयान से संबंधित है। उस ढंग से ये दूसरा बयान जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ चौथे भाग के 8वें बयान से आगे का कथानक स्पष्ट करता है। अगर आपको पिछली बातें याद ना हो तो वह बयान सरसरी नज़र से पढ़ जाए। गुरबचन सिंह ने बलदेव सिंह को यूं बताना शुरू किया। दलीप सिंह के महल से निकलने के बाद से ही एक रहस्यमय व्यक्ति पिशाचनाथ के पीछे था। मैं बराबर पिशाचनाथ का पीछा कर रहा था और उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। पिशाचनाथ महल से निकलकर सीधा मठ पर पहुंचा। मठ का ऊपरी भाग इस वक्त बिल्कुल खाली था। दूर दूर तक भी वहां किसी अन्य इंसान का नामो निशान नहीं था। पिशाचनाथ को गुमान तक नहीं था कि उसके पीछे कोई है। गुप्त रास्ते से पिशाचनाथ मठ के अंदर प्रविष्ट हो गया था। उस रहस्यमय व्यक्ति ने भी उसका अनुकरण किया। जैसे ही उसने मठ के नीचे जाने वाला वह रास्ता खोजा तो नीचे चकमक की रोशनी हुई और पिशाचनाथ ने मोमबत्ती जला ली। मठ के रास्ते की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। वह पतली सी सुरंग में आगे बढ़ता जा रहा था। चकमक की रोशनी में इस व्यक्ति ने देख लिया था कि नीचे उतरने के लिए लोहे की सीढ़ियां बनी हुई हैं। वह निशब्द नीचे उतर गया और पतली सुरंग में पिशाचनाथ का पीछा करता रहा। पिशाचनाथ के हाथ में क्योंकि जली हुई मोमबत्ती थी इसलिए इस व्यक्ति को पीछा करने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही थी। आगे जाकर सुरंग चौड़ी हो गई। दीवार के दोनों तरफ छोटी छोटी कोठरियां बनी हुई थी। अचानक पिशाचनाथ एक कोठरी में घुस गया। उस व्यक्ति ने झांक कर अंदर देखा। उस कोठरी की जमीन पर मोटे मोटे कंबल पड़े थे। बाकी कोठरी खाली थी। एक पल ठहर कर पिशाचनाथ ने मोमबत्ती को जमीन पर जमाया और फिर उस व्यक्ति के देखते ही देखते कमरे में लगी खूंटी पर झूल गया। परिणाम स्वरूप कोठरी की दीवार में एक रास्ता पैदा हो गई। पिशाचनाथ ने मोमबत्ती उठाई और उस रास्ते में समा गया। वह व्यक्ति आराम से अपनी जगह खड़ा रहा। कुछ ही देर बाद वह रास्ता पुनः गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गया। अब इस व्यक्ति ने भी अपने बटुए से मोमबत्ती निकालकर जला ली। कुछ समय उसने यूं ही उस कोठरी की हालत देखने में गंवाया। फिर उसने पिशाचनाथ की तरह खूंटी पर लटक कर रास्ता खोल दिया। ये काम करने से पहले वो मोमबत्ती बुझाना नहीं भूला था। उसने धीरे से झांक सुरंग में देखा। घनघोर अंधेरे के अलावा उसे कुछ नहीं चमका। वह समझ गया कि आगे जाकर सुरंग में कोई मोड़ है और निश्चय ही पिशाचनाथ इस मोड़ पर मुड़ चुका है, वरना उसके हाथ में तभी मोमबत्ती उसे दूर से चमका दी थी। बस इस रास्ते के बारे में यहाँ इतना ही लिखना बहुत है। इस रास्ते का विस्तृत हाल आप चौथे भाग के चौथे बयान में पढ़ाएं। यहाँ यही समझना चाहिए कि गुरबचन सिंह ने बलदेव सिंह को उस रास्ते का हाल ठीक ठीक बताया। यहाँ हम वही हाल लिखें जो इस वक्त हमें लिखना उचित जान पड़ता है। अंत में पिशाचनाथ ने दाहिनी तरफ का पत्थर हटाकर उसके नीचे वाली खूंटी दबाई तो सुरंग की छत और सुरंग की धरती एक लोहे की सीढ़ी के जरिए मिल गई। उस व्यक्ति के देखते ही देखते पिशाचनाथ ने सीढ़ी पर चढ़ना आरंभ किया। उस व्यक्ति ने खास तौर से देखा। पिशाचनाथ ने 7 नंबर के डंडे को 3 बार खास ढंग से दबाया। पाठक जरा ध्यान दें, चौथे भाग के पेज नंबर 140 से 141 पर घटी घटना का भेद खुल रहा है। जब पिशाचनाथ ऊपर पहुंचा तो छत का थोड़ा सा भाग एक तरफ हट गया था। उस भाग में से एक औरत ने नीचे झांका और अकेले पिशाचनाथ को सीढ़ी पर आता देखकर वो बोली, ओ पिशाच, तुम बड़ी देर इंतजार कराने के बाद आए। बस क्या बताऊं तारा, ये ससुरा अय्यारी का काम ही ऐसा। कहते हुए पिशाचनाथ ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। तारा ने बड़े प्यार से हाथ ऊपर खींचा और पिशाचनाथ को अपने से लिपटा लिया। वह व्यक्ति सीढ़ी के बिल्कुल नीचे आ गया और ऊपर की तरफ कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करने लगा। तुम इतनी देर तक कहाँ रहे मेरे राजा? तारा की आवाज़। सब आराम से बताऊंगा, पिशाच ने कहा। चलो बैठक में चलकर बातें करते हैं। चलो, तारा ने कहा, लेकिन पहले ये दरवाज़ा। अरे उसे पड़ा रहने दो यूं ही। लापरवाही में डूबी पिशाचनाथ की आवाज़। अब उस रास्ते से आने वाला कोई नहीं है। मैंने सबका इंतज़ाम कर दिया। बड़े बड़े यारों को मैंने धोखा दे दिया। इसके बाद कदमों की आवाज़ और फिर सन्नाटा। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति लोहे की सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर पहुंचा जहाँ वह रास्ता खुलता था। उस कमरे में इस वक्त कोई भी नहीं था। वह व्यक्ति सावधानी से चलता हुआ तुम्हारे यानी बलदेव सिंह के घर की तरफ बढ़ा। तुम्हारी बैठक के 2 दरवाजे हैं, जिनमें से एक बाहर की तरफ खुलता है और दूसरा घर के चौक में। चौक की तरफ का दरवाज़ा बंद था और बैठक के अंदर मोमबत्ती की रोशनी थी। उस व्यक्ति ने किवाड़ों की दरार से आंख सटा दी।
उसने देखा कि तारा और पिशाचनाथ एक ही खाट पर एक दूसरे की बाहों में लिपटे पड़े थे। तारा कह रही थी, पिशाच, आज तुम बलदेव को उस रास्ते से कैसे लाए? मजबूरी में लाना पड़ा तारा, पिशाच बोला। उस रास्ते से नहीं आते तो उन सबके साथ साथ मैं भी शैतान सिंह की कैद में होता। बेनजूर की सेना ने आज हमें मठ में घेर लिया था। हमारे पास उनसे बच निकलने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन फिर तुमने सीढ़ी का 7वां डंडा क्यों दबाया? तारा ने पूछा। दबाता नहीं तो तुम इधर से रास्ता कैसे खोलती? जब वह डंडा दबाने से इस घर के हर कमरे में लगा घंटा बोलता है, तभी तो तुम ये समझती हो कि मैं तुमसे मिलने आया और रास्ता खोलती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो ये नहीं पता था कि तुम्हारे साथ बलदेव सिंह, रामकली और बिहारी सिंह है। मैं अगर उस वक्त तुम्हें अकेला जानकर जल्दी में कोई ऐसी बात कह देती जिसे सुनकर उन पर हमारी मोहब्बत का भेद खुल जाता तो बहुत बुरा होता। ये तो ठीक है, पिशाच बोला। खैर उस वक्त तुम बोलने वाली भी थी। अगर तभी मैं तुम्हें चुप रहने के लिए वह गुप्त संकेत नहीं देता तो हमारा भेद खुल जाता और ये बहुत बुरा होता। श्यामा सिंह और बलदेव सिंह मुझे तो बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ते, भयभीत से अंदाज में तारा बोली। खैर अब छोड़ो इन बातों को, पिशाचनाथ बोला। आज मैं तुम्हारा एक इम्तिहान लेना चाहता हूँ। इम्तिहान? तारा हल्के से चौंक कर बोली। कैसा इम्तिहान? अपनी मोहब्बत का इम्तिहान। पिशाचनाथ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तारा की आंखों में आंखें डालकर कहा, आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। आज तक तुमने मुझसे जो वादे किए हैं उन्हें किस तरह निभाती, आज मैं यही सब देखना चाहता हूँ। बेशक मेरे राजा, उत्साहित से होकर तारा बोली। कोई भी इम्तिहान लो, मैं जहन्नुम तो तुम्हारे साथ हूँ। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम श्यामा सिंह की मोहब्बत से नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत से खुश हो, पिशाचनाथ ने कहा। श्यामा सिंह के साथ तो तुम लोक लाज के कारण इसलिए रहती हो क्योंकि वह तुम्हारा पति। तुमने मुझे ये भी बताया था कि बलदेव सिंह असल में तुम्हारी कोख से नहीं जन्मा है, वह श्यामा सिंह की पहली पत्नी का लड़का है। श्यामा सिंह की पहली पत्नी बलदेव सिंह को जन्म देते ही मर गई। उस वक्त तक श्यामा सिंह में पुरुषार्थ था, किंतु तुमसे शादी के 15 दिन बाद ही श्यामा सिंह को दुश्मनों की फौजों ने पकड़ लिया। उसी लड़ाई में श्यामा सिंह अपने पुरुषार्थ की सबसे अनमोल निधि खो बैठा। अब वह इस लायक नहीं है कि तुम्हें पति का सुख दे सके। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम श्यामा सिंह और बलदेव सिंह के साथ केवल इसलिए रहती हो क्योंकि सबकी नज़रों में तुम श्यामा की पत्नी और बलदेव सिंह की सगी माँ हो। लेकिन मैं तो तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं इन दोनों को छोड़कर मैं हर वक्त तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार। तारा बोली। ठीक है, तुमने मुझे ये भी बताया था कि खुद बलदेव सिंह भी ये भेद नहीं जानता कि तुम उसकी सौतेली माँ हो। हाँ हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन तुमने भी तो कहा था कि मैं तुम्हें पत्नी के रूप में रामकली से ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। तुम रामकली से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हो, तारा ने कहा। तुमने भी मुझसे कई बातें की थी। तुमने कहा था कि तुम एक ऐसे गहरे चक्कर में उलझे हुए जिसमें अगर तुम कामयाब हो गए तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। उस वक्त तुम रामकली और जमुना से पीछा छुड़ाकर मुझे साथ लेकर यहाँ से कहीं दूर निकल जाओगे। फिर हम आराम से अपनी मोहब्बत की दुनिया में डूब जाएंगे। उस दिन का इंतज़ार करते करते इतने दिन निकल गए, लेकिन तुमने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया। तुमने ये भी कहा था कि मुझे तिलिस्म की सैर कराओगी। वह दिन तुम आज का ही दिन समझो तारा, पिशाचनाथ बोला। इसलिए मैं तुम्हारे इम्तिहान की बात कर रहा था। कैसा इम्तिहान? उस साफ साफ भी कहो। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, पिशाचनाथ बोला। मैं अपने उस वागम में काम में कामयाब हो गया हूँ जिसमें कामयाब होने के बाद मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने के ख्वाब देख रहा था। वाकई आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी, और आज की रात मैं तुम्हें साथ लेकर यहाँ से बहुत दूर निकल जाना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम तैयार हो? मैं तो कब से तुम्हारे मुंह से निकलने वाले इन लफ्ज़ों का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन हमें जाने से पहले यहाँ एक नाटक करना होगा। कैसा नाटक? हमें श्यामा सिंह और बलदेव सिंह को ऐसे चक्कर में उलझाकर जाना होगा जिससे वे तुम्हें तलाश करने का काम भूल जाए। ऐसा भला कैसे हो सकता है? अगर तुम मदद करो तो वो सब कुछ हो सकता है, पिशाचनाथ ने बताया। मैंने सारी बातें बहुत पहले से अच्छी तरह से सोच रखी। तो मैं मालूम है कि मैंने श्यामा सिंह और बलदेव सिंह को बेगम बेनजूर के महल की पहरेदारी करने के लिए भेज दिया। ये काम मैं उनमें से किसी एक को अथवा बागी सिंह या गिरधारी को भी सौंप सकता था, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जानबूझकर ये काम मैंने श्यामा और बलदेव को ही सौंपा, इसलिए ताकि मैं इस वक्त यहाँ तुमसे मिल सकूं और तुम्हें सारी बातें मुख्तसर से समझा सकूं। तुम कहो तो सही कि मुझसे क्या मदद चाहते हो? केवल इतनी कि तुम एक नाटक में मेरा पूरा साथ दो। कैसा नाटक? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बेगम बेनज़ूर के महल में आज की रात कोई हंगामा नहीं होगा, पिशाचनाथ ने कहना शुरू किया। श्यामा सिंह और बलदेव सिंह वहाँ पहरा देते देते उकता जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर में लौट कर यहाँ आ जाएंगे, किंतु यहाँ एक ऐसा नाटक देखेंगे जिसे देखकर वे दोनों अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देंगे। ऐसा वह कौन सा नाटक है? मैं अपनी सूरत गिरधारी सिंह जैसी बनाऊंगा, पिशाचनाथ ने कहा। उस वक्त ये दोनों बैठक से बाहर ही होंगे जब वे तुम्हारी चीख सुनेंगे।
मुझे गिरधारी सिंह का अभिनय करना और तुम्हें श्यामा सिंह की चरित्रवान पत्नी जैसा। मैं गिरधारी सिंह बनकर तुम्हारी इज्जत लूटूंगा और तुम श्यामा सिंह की वफादार बीवी का अभिनय करती हुई अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करोगे। इतना सुनकर गुरुजी एक क्षण छटके। इस तरह से गुरबचन सिंह ने बताया, पिशाचनाथ और तारा ने मिलकर इतनी गहरी साजिश की जो तुमने बेगम बेनजूर के महल से अपने घर पर लौटते ही देखी। उनके बीच होने वाली जितनी भी बातें या हरकतें तुमने सुनी अथवा देखी, वह सब इनकी साजिश का ही अंग थी। वाकई पिशाचनाथ की साजिश ऐसी थी कि तुम्हारी जगह जो कोई भी होता वो धोखा खाई जाता। गुरबचन सिंह के मुंह से इतनी बातें सुनकर बलदेव सिंह सख्ते किसी हालत में आ गया। कई साल तक वह यूं ही अपलक पत्थर की प्रतिमा की तरह गुरबचन सिंह का चेहरा देखता रहा। फिर बोला, नहीं, ये सब नहीं हो सकता। सॉरी, ये सच नहीं हो सकता। आप झूठ बोलते, ये सब गलत है। तुम फिर भूल गए कि ये सब बातें मैंने तुम्हें इंद्रदेव की कसम खाने के बाद बताई हैं। तो क्या वाकई तारा मेरी असली माँ नहीं? तरद्दुत भरे लहजे में बलदेव ने पूछा। यह हकीकत है, लेकिन मैं कैसे यकीन कर ले? मैं तुम्हारे पिता श्यामा सिंह से ये बात कहलवा सकता हूँ, गुरबचन सिंह ने कहा। मेरे पिता? एक बार पुनः चौंककर बलदेव सिंह बोला। क्या आपको मालूम है कि वे कहाँ हैं? हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं, गुरबचन सिंह बोले। जानते ही नहीं बल्कि तुम्हें उनसे मिलवा भी सकते हैं। कहाँ है मी? पितृ प्रेम से पागल होकर बलदेव सिंह बोला। आप उनके मुंह से ये बात कहलवा दें। वो तो मैं कहलवा दूंगा, गुरबचन सिंह ने कहा, लेकिन जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं उनके बारे में तुम कोई सवाल करना चाहते हो या नहीं? हाँ, बलदेव सिंह ने पूछा। पहले तो आप यही बताइए कि जिस वक्त मैं और पिताजी घर पर पहुंचे और बैठक में तारा और गिरधारी चाचा के बेस में पिशाचनाथ वह नाटक कर रहा था, तो उस वक्त तुम्हारा रहस्यमय व्यक्ति क्या कर रहा था जिसने वह ये सब अपनी आंखों से देखा? उसने उसी वक्त सामने आकर दुष्ट पिशाचनाथ का भांडा क्यों नहीं फोड़ दिया? इसके कई सबब हैं, गुरबचन सिंह ने बताया। तुम यूँ समझो कि व्यक्ति तुम्हारा और पिशाचनाथ दोनों का ही दुश्मन था। एक तरफ से उसने पिशाचनाथ को ये पाप करने के से इसलिए नहीं रोका क्योंकि उसे खुशी थी कि उसका दुश्मन एक ऐसा पाप कर रहा था जिसका उसे पता है, और वह कभी भी पिशाच को ये भेद खोलने की धमकी से वह उसे अपने चंगुल में कर सकता है। दूसरे, अगर वह उस वक्त सामने आता तो तुम भी उसे अपना दुश्मन ही समझते और उसकी बात पर यकीन न करते। उसे यह भी डर था कि कहीं तुम ही झूठा समझो और सजा दो। अतः उसने पिशाचनाथ के हाथों से ये गुनाह होने देने में ही अपना हित देखा। तुम यानी उसका एक दुश्मन तो भयानक जंजाल में उलझने जा ही रहा था, और उसने सोचा कि उसका दूसरा दुश्मन यानी पिशाचनाथ ऐसा गुनाह कर ही रहा था जिसके खुलने के भय से ही वह भविष्य में उस आदमी के चंगुल में फंस ही सकता था। इस तरह उसके दो दुश्मनों का नाश एक साथ हो रहा था। वह भला बीच में दखल क्यों देता? वह व्यक्ति कौन था? यह भेद इस वक्त मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों? अभी उसने मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दी है। तो पिशाचनाथ के उस नाटक के बाद उसने क्या किया? बलदेव सिंह ने पूछा। सोचा तो उसने ये था कि वह अंत तक पिशाचनाथ के पीछे रहेगा, और जहाँ जाकर पिशाच सांस लेगा वहाँ पहुंचकर वह उससे कहेगा कि मैं तुम्हारा वह सारा गुनाह जानता हूँ जो तुम अभी करके आए हो, और अब तुम्हें मेरी कठपुतली बनकर नाचना होगा, वरना मैं तुम्हारे इस घिनौने पाप का पर्दाफाश कर दूंगा। किंतु पिशाचनाथ तुम्हारे घर से तारा को लेकर घोड़े की मदद से भागा। एक घोड़े पर तुम्हारे पिता ने उसका पीछा किया। जिस तरह तुम घोड़े के अभाव में उसका पीछा नहीं कर पाए, उसी तरह से वह व्यक्ति भी नहीं कर पाया, और उनके वहाँ चले जाने के बाद बहुत आराम से वापस अपने ठिकाने पर पहुँचा। उसने तुम्हें कभी बताने की कोशिश नहीं की कि तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हो। गुरबचन सिंह की बात सुनकर कई शायद तक तो अपने चेहरे पर उलझन के से भाव लिए बलदेव सिंह उन्हें घूरता रहा, मानो वह अपनी नज़र से ही ये पता लगा लेना चाहता हो कि कहीं गुरुजी ने यह सब एक मनगढ़ंत कहानी तो नहीं सुनाई है। फिर बोला, लेकिन आपने तो कहा था कि अगर मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा तो एक ऐसा घिनौना पाप कर बैठूंगा कि अगर तुम इस वक्त मेरी बात नहीं सुनते तो क्या करते? बागी सिंह का सर कलम कर देता, जबकि बागी सिंह का माशे भर भी गुनाह नहीं है। गुरबचन सिंह बोले, क्या तुम एक बेगुनाह की हत्या का पाप अपने सिर ना ले लेते? हाँ, अगर कुछ देर के लिए मैं आपकी बताई हुई कहानी को सच मान लूँ तो निसंदेह में एक पाप कर बैठता, मगर ये पाप ऐसा तो हरगिज़ ना होता कि मैं खुद को दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं समझता। हाँ, अगर ये कहानी मुझे इसको मारने के बाद पता लगती तो मुझे दिल से ये अफसोस ज़रूर होता कि मैंने एक दुष्ट अय्यार की अय्यारी में फंस कर एक बेगुनाह को मार डाला। अगर तुम गहराई से सोचो तो तुम्हारा यह गुनाह भी कम ना होता, क्योंकि बागी सिंह तुम्हारा दोस्त है। लेकिन खैर, माना कि यह पाप इतना संगीन ना होता, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर उसके कत्ल के बाद भी मैं तुम्हें अपनी ये कहानी न बताता तो तुम आगे क्या करते?
इसके बाप यानी गिरधारी सिंह को मार डालता, जो इस वक्त मेरे कब्जे में है। और यही तुम्हारा वह पाप होता जिसका भेद खुलने के बाद तुम शर्म से आत्महत्या कर लेते। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस गिरधारी सिंह को तुम इसका पिता समझते हो, हकीकत में वह इसका नहीं, तुम्हारा पिता श्यामा सिंह है। क्या बकते हैं आप? बलदेव सिंह चीख पड़ा। हम ठीक कहते हैं, अपेक्षाकृत गुरबचन सिंह मुस्कुराते हुए बोले। कुदरत ने तुम बाप बेटों के साथ बड़ा अजीब खेल खेला है। तुमने यहाँ बागी सिंह को कैद में डालकर खुद बागी सिंह का भेष इसलिए बनाया ताकि गिरधारी सिंह तुम्हें अपना बेटा समझकर धोखा खा जाए और तुम्हारे पंजे में रहे। उधर तुम्हारे पिता श्यामा सिंह ने गिरधारी सिंह को अपनी कैद में डालकर गिरधारी सिंह का भेष इसलिए बनाया ताकि उसका बेटा बागी सिंह उसे गिरधारी समझकर उससे दूर न भागे। ऊपर वाले की लीला देखो कि तुम दोनों की ही अय्यारी कामयाब रही। यानी तुम अपने पिता श्यामा सिंह को गिरधारी सिंह समझकर उनके साथ रहे और तुम्हारे पिता तुम्हें बागी सिंह समझकर तुम्हारे साथ। गिरधारी सिंह के भेष में छुपे तुम्हारे पिता तुम्हारी सफल अय्यारी के कारण ये नहीं जान पाए कि तुम उनके अपने बेटे हो, बागी सिंह नहीं। और तुम अपने पिता की सफल अय्यारी के सबब से ये नहीं जान पाए कि वे गिरधारी सिंह नहीं, तुम्हारे पिता श्यामा सिंह हैं। तुम उन्हें गिरधारी सिंह समझकर खुद को उनका बेटा दर्शाते रहे और वे तुम्हें गिरधारी का बेटा समझकर खुद को गिरधारी सिंह। यहाँ मानना पड़ेगा कि तुम दोनों बाप बेटे सफल अय्यार हो, जो एक दूसरे की पहचान में भी नहीं है। परंतु देखो, विधि का कैसा अजीब विधान है। अगर मैं तुम्हें यह भेद नहीं बताता तो तुम अपने पिता को गिरधारी सिंह समझकर मार डालते और श्यामा सिंह तुम्हें गिरधारी का बेटा समझकर। देखा जाए तो तुम्हारी अय्यारी कितनी सफल होती, किंतु उसी अय्यारी के जाल में उलझकर तुम कितनी बड़ी मात खाते। जरा सोचो, क्या तुम अपने पिता श्यामा सिंह को गिरधारी सिंह समझकर नहीं मार डालते? ज़रूर मार डालते। किंतु जब तुम्हें पता लगता कि तुमने अपनी तलवार से अपने ही पिता को मार डाला है तो क्या तुम इस दुनिया में जी सकते थे? क्या ये सारा ज़माना तुम पर थूथू नहीं करता? क्या सब लोग तुम्हें पिता का हत्यारा नहीं कहते? ज़रूर कहते। तब इस घिनौने पाप का बोझ क्या तुम उठा पाते? क्या तुम पिता के हत्यारे बनकर इस दुनिया में जी सकते थे? नहीं, कदापि नहीं। निश्चय ही तुम्हारे सामने खुदकुशी के अलावा दूसरा कोई रास्ता ना होता। बोलो, अगर मैं तुम्हें ये सब नहीं बता देता तो क्या तुम ये पाप ना कर देते? क्या तुम इसके बाद इस दुनिया में जीना चाहते? कई शायद के लिए तो बलदेव सिंह को ऐसा लगा मानो उसकी खोपड़ी हवा में चकरा रही हो। काफ़ी कोशिशों के बाद उसने खुद पर काबू किया और बोला, लेकिन आज अचानक आपको मुझे वह यह भेद बताने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तुम्हें याद नहीं रहा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था कि भले ही तुम हमारे दुश्मन सही, लेकिन हम इतना बड़ा पाप तुम्हें करते नहीं देख सकते। दूसरी बात यह भी है कि हम तुम्हें यह पाप करने से रोककर अल्फांसे को चाहते हैं, उसे हमारे हवाले कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एक झूठी कहानी गढ़कर मुझसे अल्फांसे को हासिल करना चाहते हो। बलदेव सिंह गुरबचन सिंह की आंखों में झांकता हुआ बोला। अल्फांसे से ज़्यादा अहम आदमी इस वक्त कौन है? अगर तुम ऐसा समझते हो तो जाकर उस गिरधारी की गर्दन उड़ा दो जिसके साथ तुम रहते हो। बिल्कुल उड़ा दूंगा। मैं तुम्हारी इस झूठी कहानी में आने वाला नहीं हूँ, बलदेव सिंह गुर्राया। लेकिन तुम ये पाप भी तो तभी कर सकोगे जब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। गुरबचन सिंह भी अड़ गए। किसकी ताकत है जो मुझे रोक सके? कहते हुए बलदेव सिंह अपना हाथ तलवार की मूठ पर ले गया। हा हा हा। बड़े वाहियात ढंग से हंसा बलदेव सिंह, फिर बोला, आज तो गुरुओं के गुरु गुरबचन सिंह भी धोखा खा गए। सुना है आजकल के सभी अय्यार आपको गुरु कहते हैं, लेकिन आज बलदेव सिंह से भी आप धोखा खा गए। क्या कहना चाहते हो? कहते कहते गुरबचन सिंह की आंखें संदेह से सिकुड़ गई। यही कि आप भी धोखा खा गए। बलदेव सिंह म्यान से तलवार खींचता हुआ बोला, आप क्या समझते हैं कि क्या मैं आपकी बात को झूठ समझ रहा हूँ? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ कि गुरबचन सिंह इंद्रदेव की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोल सकते। मैं जानता हूँ कि आपने जो कहा है वह सही है, लेकिन सुनिए, कान खोल कर सुनिए गुरुजी, आप धोखा खा गए। आपने बिना मुझसे अल्फांसे को अपने कब्जे में लिए सब कुछ साफ साफ बता दिया और यही भूल आपसे हो गई। क्या मतलब? वाकई गुरबचन सिंह चौंके। तुम कहना क्या चाहते हो? आप यहीं धोखा खा गए गुरुजी कि आपने अल्फांसे को अपने कब्जे में किए बिना मुझे अपनी पूरी जानकारी दे दी। अब आपके पास ऐसा कौन सा भेद रह गया जिसकी कीमत में मैं अल्फांसे को आपको दे सकूं? जबकि मैं अल्फांसे को अपने मालिक दलीप सिंह को सौंपूंगा तो वह मुझे अपनी रियासत का सबसे बड़ा अय्यार बना देगा। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि सब कुछ जानने के बाद तुम अल्फांसे को। ठीक है, वादा किया था। बलदेव सिंह उनकी बात बीच में ही काट कर बोला, लेकिन ये वादा गुरबचन सिंह का वादा तो था नहीं जो टूट नहीं सकता। ये एक अय्यार का वादा था जो धोखा देने के लिए किया जाता है, सो मैंने किया। अब मैं जान चुका हूँ कि गिरधारी सिंह बने मेरे पिता श्यामा सिंह हैं। उनसे मिलकर सब खुद ही ठीक हो जाएगा। आपकी क्या ज़रूरत है? बड़े विचित्र ढंग से मुस्कुराए गुरबचन सिंह, बोले, ये बच्चों जैसी अय्यारी की बातें करके बहुत खुश हो रहे हो बेटे।
मुंह से लफ्ज़ निकालने से पहले ज़रा ये तो सोच लेते कि तुम जैसे ना जाने कितने अय्यार हमारी अंटी में लगे रहते हैं। क्या मतलब? चौंकने की बारी बलदेव सिंह की थी। क्या तुम समझते हो कि गुरबचन सिंह तुम जैसे कल के लड़कों से धोखा खा जाएंगे? गुरबचन सिंह बहुत ही प्यार से बोले। क्या तुम ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि तुम्हारे वही पिता इस वक्त मेरे कब्ज़े में होंगे? ये झूठ है। बलदेव सिंह बिफर पड़ा। तो फिर आराम से जाकर उन्हें वाटिका में तलाश कर सकते हो जहाँ तुम उन्हें छोड़कर आए थे। जब तक तुम लौट कर आओ मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगा। अगर वहाँ तुम्हें तुम्हारे पिता ना मिले तो अल्फांसे को अपने साथ लेते आना, ताकि उनके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे पिता को दे सकूँ। बलदेव सिंह अवाक सा उनका मुंह देखता रह गया। जाओ, गुरबचन सिंह उसे रास्ता देते हुए बोले। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उनके इस वाक्य ने तो बलदेव सिंह को हिलाकर ही रख दिया। तलवार हाथ में लिए वह गुरबचन सिंह की ओर देखता हुआ न जाने क्या क्या सोचता रहा, जबकि उसके सामने रास्ता छोड़े हुए गुरबचन सिंह बड़े ही खूबसूरत ढंग से मुस्कुरा रहे थे। क्या आप अल्फांसे के बदले मेरे पिता को मुझे सौंपने के लिए तैयार हैं? अचानक बलदेव सिंह ने उनसे सवाल किया। इसलिए तो मैंने उन्हें अपने कब्ज़े में किया। तो फिर यह शर्त मुझे मंजूर है। कहते हुए उसने तलवार म्यान में डाल ली। चलिए, मैं आपको अल्फांसे के पास ले चलता हूँ। चलो, गुरबचन सिंह ने कहा और फिर कैद में पड़े बागी सिंह से बोले, तुम घबराना मत। इस कैद में तुम आज की रात अपनी आखिरी रात समझो। मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारे पिता बेगुनाह हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर उन्होंने बलदेव सिंह को कैदखाने से बाहर निकलने का संकेत दिया। संकेत पाकर बलदेव सिंह कमरे से बाहर निकलकर सुरंग में आ जाता है। गुरबचन सिंह उसके पीछे ही बाहर निकलते हैं। सुरंग अंधकार में डूबी पड़ी है। गुरबचन सिंह अपनी जेब से एक खाकी रंग की मोमबत्ती निकालकर चकमक से जलाते हैं, ताकि रोशनी उन्हें रास्ता दिखाती रहे। गुरबचन सिंह ने एक चालाकी की है जिसे बलदेव सिंह तो नहीं देख पाया, परंतु हमने उन्हें बखूबी देख लिया। हम खूब जानते हैं कि मोमबत्ती जलाने के बाद चकमक बटुए में डालने के बहाने बटुए से कोई जड़ी बूटी निकालकर अपने मुंह में रख लिया। बलदेव सिंह और गुरबचन सिंह चुपचाप साथ साथ सुरंग में चल रहे हैं। एकाएक 15-20 कदम चलने के बाद बलदेव सिंह को चक्कर सा आया और एक शायद के लिए वह अपना माथा पकड़कर चकराया तथा फिर सुरंग की धरती पर बेहोश होकर गिर पड़ा। गुरबचन सिंह उसके बेहोश जिस्म के पास खड़े 2 शायद तक उसे देखते रहे। दाढ़ी और मूछों के बालों के पीछे छुपे उनके होंठ मुस्कुरा उठे और बोले, माफ़ करना बेटे, अगर तुम हमारे साथ चालाकी ना करते तो हम कदापि ऐसा नहीं करते, लेकिन इस वक्त मजबूरन हमें ऐसा करना पड़ा। हम जानते थे कि तुम हमारे साथ नेक दिली से नहीं चल रहे थे और कोई ऐसा मौका ढूंढ रहे थे जब तुम्हारा मतलब भी हमसे निकल जाए और तुम हमें धोखा भी दे सको। उससे पहले हमने यही मुनासिब समझा कि तुम्हें थोड़ा सा सबक दें। हम तुम्हारी मदद के बिना भी अल्फांसे तक पहुंच सकते हैं। जब तक तुम होश में आओगे अल्फांसे हमारे पास होगा। इतना कहकर गुरबचन सिंह ने वो करामाती खाकी रंग की मोमबत्ती बुझाकर दूसरी जला ली। बलदेव सिंह को यूं ही पड़ा छोड़कर गुरबचन सिंह सुरंग में आगे बढ़ गए। उसके बाद वे उसी रास्ते से बाहर निकल गए जिससे कि यहाँ आए थे। इस रास्ते का मुख्तसर हाल पहले भाग के 48 पेज से शुरू होने वाले बयान में लिखा जा चुका है। यहाँ उसे दोहराना बेसबब है। जब वह जंगल में खड़े पीपल की जड़ में से बाहर निकले तो रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। हम इस बयान को बेसबब ही ज़्यादा लंबा न करके यहाँ पाठकों को समझाए देते हैं कि इस घटना के बाद ही गुरबचन सिंह उस बाग में पहुँचे जिसका हाल दूसरे भाग के 10वें बयान में अब पढ़ा है। अगर हम यहाँ अल्फांसे के साथ घटी घटनाएं लिख दें तो संतति की कहानी का एक अंश काफ़ी हद तक साफ हो सकता है। सबसे पहले अल्फांसे को उस वक्त देखा गया जब जेम्स बॉन्ड वगैरह उसके पीछे थे। इसके बाद अल्फांसे को अपने कब्जे में करने के चक्कर में नाहर सिंह, भीम सिंह, बैनी सिंह और गुलशन की लड़ाई में बैनी सिंह मारा गया। वहाँ बलदेव सिंह बागी सिंह के भेष में प्रकट हुआ और बाकी तीनों को एक मिट्टी के बंदर से डराकर बेहोश कर दिया। अल्फांसे को अपनी कहानी के जाल में उलझाकर वह अपने साथ ले आया। इसी वक्त से गुरबचन सिंह उसके पीछे थे। अल्फांसे को लेकर बलदेव सिंह मंदिर के अंदर बनी शंकर की प्रतिमा के उस रास्ते से जो शंकर के तीसरे नेत्र में से जाता था गिरधारी सिंह के पास पहुंचा, जबकि वह वास्तव में उसका पिता श्यामा सिंह था। इस तरह हमने अल्फांसे को उस बाग में झरने के पास बैठे देखा था। यहीं गुरबचन सिंह से उसकी मुलाकात हुई थी और पाठकों को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि गुरबचन सिंह उपरोक्त घटना के मुताबिक बलदेव सिंह को उस सुरंग में बेहोश करने के बाद ही यहाँ अल्फांसे के पास बाग में पहुंचे थे। इन दोनों की बातों का आगे का हाल भी आप दूसरे और चौथे भाग में पढ़ा है, किंतु हम पाठकों को ये भी याद दिला दें तो मुनासिब होगा। गुरबचन सिंह ने अल्फांसे से मिलकर उसे ये यकीन दिलाया कि वह पूर्व जन्म का शेर सिंह है। अंत में अपने उद्योग से यानी प्रयास से गुरबचन सिंह अल्फांसे को पूर्व जन्म की सारी बात याद दिलाने में सफल हो जाते हैं। सहूलियत के लिए लिख देते हैं कि अल्फांसे का यह सारा कथानक संतनी में निम्न जगहों पर है। पहला भाग 20 से 25 पेज, 32 से 46 पेज,
इसके पश्चात दूसरे भाग का 10वां बयान और चौथे भाग का 10वां और 11वां बयान। तीसरा बयान। अभी अभी रात का दूसरा पहर शुरू हुआ है। इस वक्त हम अपने पाठकों को राजा उमादत्त के राज में बसी एक तवायफ के घर ले जा रहे हैं। पाठकों, तवायफ के नाम से ये ना समझे कि हम कोई बेकार का बयान लिखने बैठ गए। पाठकों को अच्छी तरह से ये समझ लेना चाहिए कि हम एक बहुत दिलचस्प और इस कथानक के कई भेदों पर से पर्दा उठाने का निश्चय करके आज लिखने बैठे हैं। आइए हम तवायफ के उस कमरे में चलते हैं जहाँ वह मुजरा किया करती है। इस तवायफ का नाम धन्नो है और ये अपना मुजरा साधारण आदमियों के लिए नहीं बल्कि राजा महाराजा अथवा राजमहल के लोगों के लिए ही करती है। इस वक्त धन्नो के पास उस कमरे में केवल एक ही आदमी बैठा हुआ है। हमारे पाठक इस आदमी को अच्छी तरह से पहचानते हैं क्योंकि पहले इससे कई बार हमारा वास्ता पड़ चुका है। ये और कोई नहीं बल्कि उमादत्त का दारोगा मेघराज ही। कदाचित कदाचित आपको मेघराज के बारे में काफ़ी कुछ याद होगा। अगर याद ना हो तो पिछले भागों पर सरसरी नज़र मारकर उसके बारे में जान सकते हैं। यहाँ मुख्तसर में इतना ही लिख देना पर्याप्त है कि मेघराज उमादत्त की रियासत का गद्दार दारोगा है और वह इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से उमादत्त को गद्दी पर से हटाकर वह खुद ही राजा बन जाए। इस वक्त धन्नो और मेघराज आमने सामने बैठे हुए हैं। कमरे में एक खूबसूरत कंदील जल रहा है। कमरे के बीचों बीच गद्देदार कालीन पर गाँव तकियों का सहारा लिए ये दोनों बैठे हैं। ये तो हम जानते हैं कि उनमें कुछ बातें हो रही हैं, किंतु हमें यह बिल्कुल खबर नहीं कि वे कितनी देर से यहाँ बैठे और आपस में क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, हमने मेघराज का वह वाक्य ज़रूर सुना है जो अभी अभी उसने कहा था, धन्नो, यहाँ का राजा बनने के बाद यहाँ की रानी मैं तुझे ही बनाऊंगा। उमादत्त तो तुम्हारे जीजा हैं, तुम किसी भी तरह से उन्हें फंसा सकते हो। अभी धन्नो कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि कमरे में एक अर्दली प्रविष्ट होकर कहता है, पिशाचनाथ आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उन्हें दरवाजे पर खड़ा करके आपकी इजाज़त लेने चला आया। उसने ये शब्द धन्नो से कहे थे। धन्नो और मेघराज ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर मेघराज बोला, तुम उसे बुला लो। जब तक वह यहाँ रहेगा मैं अंदर वाले कमरे में जाकर छुप जाऊँगा। कहने के साथ ही मेघराज उठा और उस कमरे में चला गया। कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। धन्नो ने अर्दली की ओर देखा और बोली, उन्हें भेज दो। अर्दली चला गया और कुछ देर बाद पिशाचनाथ उस कमरे में प्रविष्ट हुआ। हम यहाँ पर पाठकों को ये जानकारी दे देना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि ये रात उस रात से अगली रात है जिस रात बलदेव सिंह और श्यामा सिंह ने अपने घर में गिरधारी सिंह द्वारा तारा की लुटती असमत का तमाशा देखा था। अतः पाठकों को ये बयान आगे अच्छी तरह से ये बात समझकर पढ़ना चाहिए कि ये बयान चौथे भाग के 8वें बयान से आगे का है। आओ पिशाचनाथ। उसकी अगवानी करने के लिए धन्नो उठकर खड़ी हो गई। बहुत दिनों के बाद धन्नो की याद आई। हाँ, पिछले दिनों में बहुत मशगूल रहा, इसलिए इच्छा होने के बावजूद भी नहीं आ सका। पिशाचनाथ उसके पास आकर बोला। धन्नो ने अपनी गोरी गोरी उंगलियों से उसका हाथ पकड़ लिया और अपने साथ लेकर कालीन की तरफ बढ़ती हुई बोली, ऐसा भला क्या काम पैदा हो गया जिसमें तुम इतने मशगूल हो गए कि अपनी धन्नो को दर्शन देने भी नहीं आ सके। तुम्हारे इंतज़ार में हर वक्त मेरी आंखें पथरा सी गईं। पिशाचनाथ बड़े अजीब से ढंग से मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे दिलबरों की इस शहर में क्या कमी है धन्नो? मैं नहीं तो और बहुत से आते होंगे। धन्नो ने बड़ी कातिल अदा से पिशाचनाथ को देखा और फिर बड़ी नज़ाकत के साथ आंखों को मटकाकर बोली, अभी तुमने धन्नो का दिल नहीं देखा है पिशाच। ठीक है कि यहाँ बहुत से आते हैं, लेकिन वे मेरे ग्राहक हैं, मगर कसम धड़कते दिल की। तुम तो इस दिल की धड़कन हो। कितनी ही बार तुमसे कह चुकी हूँ कि अगर मुझे तुम अपनी पत्नी का दर्जा दे दो तो मैं सारी दुनिया को छोड़ सकती हूँ। इसी तरह की बातें करते हुए वह दोनों ही कालीन पर बैठ गए। कुछ देर तक उनमें इसी तरह की बातें होती रहीं। धन्नो पिशाचनाथ को अपनी लटकेदार बातों में फंसाने की कोशिश करती रही। पिशाचनाथ की बातों से ये अंदाज़ा तो हम बिल्कुल नहीं लगा पाए कि वह धन्नो की बातों में आया अथवा नहीं, किंतु इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ ही देर बाद बातों का रुख बदला और एक ऐसे विषय पर आ गया जिसमें हम सबकी भी दिलचस्पी है। खैर, वह काम तो बताओ जिसमें तुम मशगूल रहे और यहाँ आ ना सके। मैं रक्त कथा को हासिल करने के लिए लगा रहता था। क्या वही रक्त कथा जिसमें राक्षस नाग के तिलिस्म को तोड़ने की विधि लिखी है? धन्नो हल्के से चौंक कर बोली, हाँ, तुमने मुझे बताया तो था कि रक्त कथा महफूज जगह रखने के लिए तुम्हें राजा दलीप सिंह ने सौंपी थी, लेकिन उसे हासिल करने से क्या मतलब? उसे हासिल करके मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया हूँ। पिशाचनाथ मुस्कुराता हुआ बोला, लेकिन सुना है कि रक्त कथा को हासिल करने के लिए सदियों से राजा एक दूसरे के दुश्मन बनते रहे। ना जाने वह किस किस के हाथों में गई, किंतु आज तक कोई भी राक्षसनाथ के तिलिस्म में नहीं पहुंच सका। ये भी सुना है कि जिसके पास भी वह रक्त कथा होती है हज़ारों लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। तुम्हारी बातों से ही जाहिर होता है कि रक्त कथा इस वक्त तुम्हारे कब्ज़े में है। इसका मतलब तुम्हारी जान खतरे में है।
रक्त कथा मेरे कब्जे में तो है, लेकिन मेरी जान खतरे में नहीं है। वह कैसे? वह इस तरह कि मैंने रक्त कथा इस ढंग से अपने कब्जे में की है कि कोई ये भी नहीं जान सका कि रक्त कथा मेरे पास है। वैसे तो वह उसी दिन से मेरे पास थी जब से दलीप सिंह ने मुझे सौंपी थी, मगर वह मेरे पास होती ना होती सब बराबर थी, क्योंकि राजा दलीप सिंह जानता था कि वह मेरे पास है, मगर आज कोई नहीं जानता कि वह मेरे पास है, इसलिए मेरी जान खतरे में नहीं है। राजा दलीप सिंह भी नहीं जानता? नहीं। वो कैसे? धन्नो ने फिर पूछा। उसने तो तुम्हें ही दी थी। दी तो थी, किंतु उस वक्त वह मेरे किसी काम की नहीं थी, क्योंकि दलीप सिंह तो जानता ही था कि वह मेरे पास है। मतलब ये कि मैं व्यक्तिगत अपने लिए उसका प्रयोग नहीं कर सकता था, मगर इस वक्त मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि वह मेरे पास है। ऐसा भला तुमने कैसे किया? सुनो, पिशाचनाथ ने उसे बताना शुरू किया। ये तो मैं नहीं जानता कि दलीप सिंह ने रखने के लिए मुझे रक्त कथा दी है। ये भेद किसी अन्य को कैसे पता लग गया? मगर हाँ, किसी भी ज़रिए से बेगम बेनज़ीर और गौरव सिंह इस भेद से वाकिफ़ हो गए थे। वे दोनों ही अपने अपने ढंग से रक्त कथा हासिल करने के चक्कर में लग गए। गौरव सिंह के गुरु गुरबचन सिंह के ने ये काम अपने 4 अय्यारों को सौंपा, जिनके नाम गुलशन, भीम सिंह, नाहर सिंह और बैनी सिंह हैं। बेगम बेनज़ीर ने यह काम शैतान सिंह को सौंपा। वह अपने लड़के बिहारी सिंह और बीवी नसीम बानो की मदद से मेरे चारों ओर अपनी साजिश का जाल बुनने लगा। उधर गौरव सिंह के चारों अय्यार मेरी खुशामद करके शागिर्दी में शामिल हो गए। वे अंत तक यही समझते रहे कि मैं उनकी हकीकत नहीं जानता हूँ, मगर ये उनका भ्रम था। मैं उनकी सारी हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ़ था। उधर शैतान सिंह की साजिश चल रही थी। ज़रा खोल कर बताओ कि ये दोनों दल क्या क्या साजिश रच रहे थे। किस्सा लंबा हो जाएगा, लेकिन सुनो। और पिशाचनाथ उसे सारी बातें विस्तार से बताने लगा। वे सब बातें आप पिछले भागों में पढ़ आए हैं, उन्हें दोहराना समय व्यर्थ करना है। अगर पाठकों को वे सब बातें याद ना हो तो इस किस्से से संबंधित दूसरे भाग के 132 से 139 पेज तक का वक्तव्य, तीसरा भाग, 13वां और 14वां बयान, चौथा भाग, पहला, चौथा, छठा और 8वां बयान एक बार सरसरी नज़र से देख जाएं। हम यहाँ पर केवल उन्हीं बातों को लिखेंगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी हैं। वे बातें आपके दिल में मचलते कई भेदों को खोलने वाली है। पिशाचनाथ कह रहा था। इस तरह से वे चारों अय्यार ये सोच रहे थे कि उन्होंने मुझे धोखा दे दिया है, किंतु हकीकत ये थी कि मैंने उन्हें बहुत बुरी तरह फंसा था। मैंने उन पर ऐसा जाहिर किया मानो उन पर मैं बेहद यकीन करने लगा हूँ, तथा अपने शागिर्दों में मुझे वही सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, और इसी धोखे में डालकर मैंने उन्हें रक्त कथा का पता दिया। मैंने उन्हें बता दिया कि रक्त कथा तक पहुँचने के लिए रास्ता मेरे घर में बनी हनुमान की मूर्ति में से जाता है। अंत में रक्त कथा एक करामाती बंदर के हाथ में है। अगर मैं उन्हें उस करामाती बंदर से वह रक्त कथा वापस लेने की तरकीब ना बताता, तब वे नहीं ले पाते। मगर मैंने उन्हें वह तरकीब भी बताई कि उस करामाती बंदर के हाथ में से रक्त कथा किस ढंग से ली जा सकती है। उन्हें मैंने ये भी बताया कि ये रास्ता किस तरह से सोनिया के खंडहर में खुलेगा। मतलब ये कि मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। वे समझते रहे कि पिशाचनाथ हमारे धोखे में आकर हमें सब कुछ बता रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि वे उस रक्त कथा को निकाल कर गौरव सिंह के पास चले जाएं। यही मैं चाहता था और यही मेरी साजिश थी। क्यों? तुम ऐसा क्यों चाहते थे? धन्नो ने पूछा। इसलिए कि उस बंदर के हाथ में जो रक्त कथा थी वह नकली थी, पिशाचनाथ ने जवाब दिया। क्या? धन्नो उछली। हाँ, पिशाचनाथ बोला। उन्हें धोखा देने के लिए ही मैंने उस करामाती बंदर के हाथ में नकली रक्त कथा ही दी थी। ऊपर से देखकर कोई भी आदमी ये ना ताड़ सके कि रक्त कथा नकली है, इसलिए मैंने असली रक्त कथा की जिल्द जितने कागजों को सिलकर रक्त कथा जितनी मोटी किताब बनाकर उस पर चढ़ा दी थी। ऊपर से देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह नकली है। असली रक्त कथा तो मैंने कहीं दूसरी ही जगह रख दी थी, जहाँ अभी भी रखी है। लेकिन तुम्हारा इस तरह नकली रक्त कथा बनाकर बंदर के हाथ में देने का सबब, ताकि उस रक्त कथा की चोरी के बाद मैं ये कहकर छूट सकूं कि दलीप सिंह ने मुझे जो रक्त कथा दी थी वह वही थी। तुमने उस संगमरमर के बंदर की सारी करामातें मुझे बता दी हैं, धन्नो ने कहा। मगर मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि आखिर वह कौन सी तरकीब हो सकती है जिसके जरिए बंदर से रक्त कथा ली जा सके। पिशाचनाथ बड़े गहरे ढंग से मुस्कुराया और बोला, खुद ही सोच कर देखो। हो सकता है उस हाल में कोई ऐसी गुम गुप्त कील अथवा खूंटी हो जिसको किसी खास ढंग से दबाने से बंदर का घूमना और उसमें दौड़ता करंट समाप्त खत्म हो जाता हो। उसके बाद रक्त कथा आराम से ली जा सकती हो। नहीं। उसी गहरी मुस्कान के साथ पिशाचनाथ बोला, अगर इस तरह का कोई साधन होता तो फिर उसमें तरकीब वाली बात ही क्या हुई? फिर तो उन्हें यह भेद बताना था कि इस तरह से बंदर का घूमना बंद हो सकता है। मैंने कहा था ना कि बंदर की सारी हरकतें भी यूं ही रहेंगी, और फिर तब कोई ऐसी तरकीब है कि रक्त कथा उसके हाथ से ली जा सके। ऐसी भला क्या तरकीब हो सकती है? तरकीब है।
और बहुत साधारण सी है, मगर केवल दिमाग में आने की मगर केवल दिमाग में आने की बात है, पिशाचनाथ ने कहा। बंदर के हाथ में रक्तकथा हासिल करना केवल उसी वक्त तक कठिन है जब तक कि वह तरकीब दिमाग में ना आ जाए। दिमाग में ये छोटी सी बात आने के बाद तो उसे हासिल करना बहुत आसान है। कुछ बताओगे भी वह क्या तरकीब है? उतावली होकर बोली धन्नो। सुनो, बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ बोला पिशाच। उस हॉल की चारों दीवारों पर जगह जगह अनेक किस्म के हथियार टंगे हुए हैं। तलवार, भाले, त्रिशूल, हरवे इत्यादि सभी तरह के हथियार वहाँ हैं। उस हॉल में कुल मिलाकर 36 खूंटियाँ हैं और हर खूंटी पर एक हथियार है। उन्हीं 36 में से एक खूंटी पर धनुष और तीरों का भरा तरकस टंगा हुआ है। ओह! एकदम चौंक कर धन्नो बोली। अच्छा, हाँ, मैं समझ गई। यही तो वह छोटी सी बात है जिसके दिमाग में आते ही हर कोई समझ जाता है कि रक्तकथा वहाँ से किस तरह निकाली जाएगी। पिशाचनाथ पहले की तरह ही मुस्कुराता हुआ बोला। धनुष और तीर का नाम आते ही सब समझ जाते हैं कि खूंटी से धनुष उतार कर उसकी डोरी पर एक तीर चढ़ाना है और बंदर के हाथ में दबी रक्तकथा का निशाना लेकर चलाना है। जिसका निशाना सही होगा वह एक तीर में रक्तकथा बंदर के हाथ से निकालकर संगमरमर के चबूतरे से नीचे गिरा देगा। अगर किसी का निशाना इतना सटीक नहीं है तो उसे कई तीरों की ज़रूरत होगी, अतः वह तरकस में से ले सकता है। अगर रक्तकथा बंदर के हाथ से निकलकर संगमरमर के चबूतरे पर गिर जाए तब भी चबूतरे पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तीरों के जरिए ही उसे चबूतरे से नीचे डालकर उठा लो। प्रिय पाठकों, आपको तीसरे और चौथे भाग में पूछे गए दो प्रश्नों में से एक का जवाब मिल गया है। बहुत से पाठकों ने इस प्रश्न के जवाब में खूंटी इत्यादि का जिक्र किया, उनसे मैं क्षमा चाहूँगा। दरअसल सवाल में प्रयोग किए गए तरकीब शब्द पर ध्यान देना चाहिए था। अगर हम ये काम किसी तिलिस्मी मदद से दिखाएं तो तरकीब शब्द नहीं जमता, क्योंकि वह जड़ाऊ डिब्बा हासिल करने के लिए कोई भी तिलिस्मी ढंग तरकीब नहीं बल्कि विधि कहलाती है। धन्यवाद। मैं समझ गई हूँ, धन्य बोली। वाकई दिमाग में आने के बाद उसे हासिल करना आसान था। इस तरह से मैंने गौरव सिंह के उन चारों अय्यारों को धोखा दे दिया, पिशाचनाथ बोला। इधर मैंने अपना दूसरा मतलब हल किया, यानी शैतान सिंह को राक्षसनाथ के तिलिस्म में डाल आया। उसके बाद दलीप सिंह को ये बता दिया कि रक्तकथा इस ढंग से मेरे यहाँ से चोरी चली गई है। इस तरह से उसे मुझ पर शक भी नहीं हुआ और धोखा खा गया। मेरा इरादा अब कुछ दिनों के लिए दुनिया की नज़रों से गायब हो जाने का है, ताकि आराम से रक्तकथा पढ़कर राक्षसनाथ के तिलिस्म के बारे में जान सकूं। लेकिन तुमने तारा, गिरधारी, बागी सिंह, श्यामा सिंह और बलदेव सिंह वाली साजिश क्यों रची? धन्नो ने सवाल किया। असल में बात यह थी कि हाँ, तुम तो जानती ही हो कि हम सब दलीप सिंह के अय्यार हैं, पिशाचनाथ ने बताया। आजकल क्योंकि दलीप सिंह इनसे ज़्यादा मुझे मानने लगा था और इसी से जलकर श्यामा सिंह और गिरधारी सिंह दलीप सिंह के दरबार में मेरी काट करने लगे थे। वे इस बात से जलने लगे थे कि दलीप सिंह उनके रहते मुझे अपना सबसे बड़ा अय्यार समझे। दिल ही दिल में वे लोग मेरे खिलाफ थे और मैं इस भेद को जानता था। उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए मैंने उन्हीं के साथ अय्यारी खेली। अय्यारी भी ऐसी कि एक ही बार में सारे के सारे चारों खाने चित्त गिरे। मैंने काफ़ी पहले ही उन लोगों का ये उपाय करने की सोच ली थी। यही सोचकर मैंने तारा से संबंध बढ़ाए थे। कल की रात को मैंने अच्छी तरह से समझ बूझ कर श्यामा सिंह और बलदेव सिंह को बेगम बेनज़ीर के महल की हिफाजत करने के लिए भेजा। फिर दलीप सिंह से बात करने के बाद मैं किस तरह मठ के रास्ते से तारा के पास पहुंचा, किस तरह से उसे फंसाया और नाटक किया, वह सब कुछ मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। मेरा नाटक पूरी तरह सफल रहा। तारा वह समझती रही कि मैं वाकई उसे साथ लेकर दूर भागा जा रहा हूँ, किंतु उस वक्त जब मैं उसे घोड़े पर लेकर भाग रहा था और श्यामा सिंह मेरा पीछा कर रहा था तो मैंने तारा को मारकर फेंक दिया। इस तरह से तारा से भी मेरा पिंड छूटा और श्यामा सिंह ने भी अपनी बीवी की लाश के चक्कर में पड़कर मेरा पीछा करना छोड़ दिया। अब उसकी दुश्मनी मुझसे नहीं, गिरधारी सिंह से होगी। मुझे पता है कि आज सुबह बलदेव सिंह ने बागी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस चक्कर में उलझकर वे सब कुछ भूल जाएंगे। उनमें से कभी किसी को ख्वाब में भी पता नहीं लग सकता कि ये सब मेरा यानी पिशाचनाथ का किया धरा है। मेरे चारों दुश्मन आपस में लड़ लड़कर मर जाएंगे। चालें तो तुमने खूब गहरी चली, धन्नो तारीफ करती हुई बोली। अपनी अय्यारी से तुमने भीम सिंह, बैनी सिंह, गुलशन और नाहर सिंह के अलावा गौरव सिंह की सारी मंडली को, राजा दलीप सिंह को, शैतान सिंह और बिहारी को, बलदेव, बागी, श्यामा और गिरधारी सिंह को और तारा को भी धोखे में डालकर अपना काम बड़ी खूबसूरती से निकाला। अगर मैं अपने काम इस तरह ना निकालूं तो मुझे पिशाचनाथ ही कौन कहे, वह गर्व के साथ बोला। पाठकों, पिशाचनाथ द्वारा सबको धोखा देने का भेद जो यहाँ खोला गया उसका संकेत चौथे भाग के 190 से 193 तक के पेज पर ही दे दिया गया था। देखें, वहाँ पिशाचनाथ के मुंह से निकले निम्न शब्द छपे हैं। वाह पिशाच, क्या कमाल किया है। उन चारों को भी धोखा,
नकली रक्त कथा और अब दिलीप सिंह, उधर शैतान बिहारी। वाह क्या यारी! समझने वाले पाठकों के लिए पिशाचनाथ की सारी काली करतूतें पहले ही लिख दी गई थीं। चौथा बयान। कदाचित अब आप महसूस कर रहे होंगे कि संतति का ये उलझनपूर्ण कथानक ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा है स्पष्ट होता जा रहा है। ऊपर के 3 बयानों में हम आपको अल्फांसे से संबंधित कथानक और गिरधारी, पिशाच और श्यामा सिंह से संबंधित कथानक को स्पष्ट कराएं। अब हम इस नए बयान में अपने खास पात्र टुम्बकटू को दिखाना चाहते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अंत तक पहुंचते पहुंचते आप सब कुछ स्पष्ट समझ जाएंगे और तब आपको इस कथानक का असली मजा आएगा। इस वक्त हमारा ये अजीबोगरीब पात्र टुम्बकटू एक शिला के पास खड़ा है। ना केवल खड़ा है बल्कि एक प्रकार से नाच रहा है। कभी हाथ लचकाता है, कभी पैर, कभी गर्दन और कभी कभी तो वो अपने सारे ही शरीर को तोड़ मरोड़ डालता है। इस तरह की अजीब हरकतें करता हुआ हमारा ये कार्टून बड़ा ही विचित्र लग रहा है। अचानक उसकी सारी हरकतें एकदम इस तरह रुक जाती है मानो किसी चाबी भरे हुए खिलौने में एकदम से चाबी खत्म हो गई हो और वह रुक गया। अब उसके जिस्म का कोई भी अंग लेश मात्र भी नहीं हिल रहा है। उसकी आंखें उस शिला पर जमी हुई हैं जिसके सामने वह खड़ा है। उस शिला पर कुछ लिखा है। यह शिला कुछ इस ढंग की है जैसी सम्राट अशोक ने अपने ज़माने में अहिंसा का प्रचार करने के लिए प्रयुक्त की थी। टुम्बकटू के सामने वाली शिला पर कुछ लिखा था और टुम्बकटू उसे जोर जोर से इस तरह पढ़ रहा था मानो रामायण की चौपाइयाँ पढ़ रहा हो। हालांकि इसे उसके आसपास कोई नहीं था मगर वह कंठ फाड़ फाड़ कर चीख रहा था। रोएं कहाँ रखकर पार्वती गम रंगाई, सुराही इसमें थी लिया तिल रस कर कई, खबर रम रस पैगाम रख पग रली, कोई चौक ले लो काला है राम तस्वीरी, खई खोज रक्त तन मन रख पैर कर रवि, पई रक्त को चौराहे दल फेद कर सपाई। और ये पूरी 6 लाइनें पढ़ने के बाद टुम्बकटू एकदम चुप हो गया मानो उसकी जुबान किसी ने जबरदस्ती पकड़ ली है। वह एकदम उस शिला पर लगी इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से घूरता रहा। ये पंक्तियां उसने पिछले 15 मिनट में कम से कम 5 बार पढ़ी थी। न जाने उसके दिमाग में क्या क्या विचार घूमते रहे। अचानक उसने अपने दाएं हाथ का चपक बहुत जोर से अपनी गुद्दी पर मारा और खुद से ही बोला, साला समझ में नहीं आता, सजनवा की खोपड़ी में भुस भर गया है। खैर कोई बात नहीं, अब की बार पूरी तरह खोपड़ी का भुस निकाल कर इसे पढ़ेंगे, फिर देखते हैं साला समझ में क्यों नहीं आएगा। और इन शब्दों के साथ ही उसने एक जोरदार ठुमका लगाया। अपनी दृष्टि में अब वह अपनी खोपड़ी का भुस निकालने में व्यस्त था। भुस निकालने का ढंग, वाह कमाल था। ऊट पटांग ढंग से नाचता हुआ वह अपनी खोपड़ी में भरा भुस निकालने की चेष्टा कर रहा था। उसका ये बेढंगा नाच ऐसा था कि अगर वह कब्रिस्तान में नाचने लगे तो मुर्दे भी कब्र फाड़कर खिलखिलाने लगा। उसी तरह की अजीब व गरीब उछल कूद करता हुआ टुम्बकटू अचानक अपनी फटेबाज जैसी आवाज़ में गाने लगा, सजन व बैरी हो गए हमार। खैर कुछ देर के लिए हम पाठकों का ध्यान उसकी तरफ से हटाकर उन्हें ये बताते हैं कि टुम्बकटू इस वक्त कहाँ है और यहाँ तक वह किस तरह पहुँच गया। आपको अच्छी तरह याद होगा कि जेम्स बॉन्ड, माइक, हुचांग और बागारोव को टुम्बकटू इसी टापू पर मिला था। सबसे पहले इन 4 महान जासूसों को अल्फांसे के पीछे लगे हुए दिखाया गया था। इनका प्रयास था कि वे अल्फांसे को अपने कब्जे में कर लें, किंतु विफल रहे। इन्हें टुम्बकटू मिला। फिर ये सब एक ऐसे विशाल खंडहर के पास पहुंचे जो एक बहुत बड़े तालाब के ठीक बीच में था। उस तालाब की सीढ़ियों के किनारे खड़े एक संगमरमर के हंस के चक्कर में उलझकर जेम्स बॉन्ड उस जन्म पत्री तक पहुंचा था जो दूसरे भाग के पहले ही पेज पर बनी हुई है। ऊचांग एक अजीबोगरीब कोठरी में फंसा था। टुम्बकटू को एक ऐसे हॉल में हमने छोड़ा था जिसमें खड़े आदमी को हॉल से बाहर खड़ा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता। इन 5 पात्रों से संबंधित हाल आप पहले भाग के 20 से 25 पेज तक, 87 से 92 तक, दूसरे भाग का पहला और 8वां बयान पढ़कर बखूबी जान चुके हैं। अगर किन्हीं महाशय को याद ना हो तो उपरोक्त बयानों को सरसरी नज़र से देख जाए। जिस वक्त टुम्बकटू ने अपनी कमर में रेशम की डोरी बांधकर बारादरी में घूमना शुरू किया तो उस कोठरी में पहुंच गया जहाँ उसके घुसते ही कोठरी का लोहे वाला दरवाज़ा बंद हो गया और उसके जिस्म पर चपत पे चपत पड़ने लगी। हमेशा चपत मारने वाला टुम्बकटू इस बार बहुत गलत फंसा था। उसे अपने बचाव को कोई और रास्ता न सूझा तो फटाक से फर्श पर लेट गया। उसकी लेटते ही जैसे करिश्मा हुआ, उसके जिस्म पर चपत पड़ने एकदम बंद हो गया। वह आंखें बंद करके फर्श पर पट अवस्था में पड़ा था। जब चपत लगने बंद हुए तो उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया। वह धीरे धीरे पलटा और चित्त अवस्था में हो गया। उसने देखा ये एक काफ़ी छोटी कोठरी थी, 8 फुट की एक वर्गाकार कोठरी थी। यह देखते ही टुम्बकटू दंग रह गया कि कोठरी की दीवारों में जगह जगह लंबे लंबे स्प्रिंग लगे हुए थे।
उन स्प्रिंगों के अगले भागों पर इंसानी हाथ की शक्ल के चमड़े के हाथ थे। स्प्रिंग में लगे इन हाथों की लंबाई 4-4 फुट थी। दीवारों के विभिन्न स्थानों से ये हाथ निकले हुए थे। टुम्बकटू को इस वक्त कोठरी की वायु में लहराते ये हाथ बेहद विचित्र लग रहे थे। उनमें से कोई भी हाथ इस ढंग से किसी भी दीवार में फिट नहीं था कि कोठरी के फर्श तक पहुंच सकता। वह समझ गया कि कुछ ही देर पहले उसके जिस्म पर पड़ने वाले चपत इन्हीं हाथों का कमाल था। अजीब करामाती मामला है मियाँ, फर्श पर पड़ा हुआ टुम्बकटू जैसे खुद से ही बोला। साले जब से चांद से आए हैं धरती पर सबसे अनोखी जगह यही मिली है जहाँ अपनी भी सारी लफड़ेबाजी फेल हो गई। टुम्बकटू अपने स्थान पर उसी स्थिति में बुदबुदा रहा था। मगर मियाँ, अब इस झमेले से निकलोगे कैसे? अभी भाई ये सोच ही रहा था कि अबे कार्टून। उसके कानों में आवाज़ आई, वहाँ क्या कर रहा है? टुम्बकटू ने देखा ये आवाज़ उस कमरे की कोठरी की छत में से आई थी। कोठरी की छत के ठीक बीच में एक मोकला था और उसी में से बागारूप झांक रहा था। उसे देखते ही टुम्बकटू बोला, अबे मियाँ बुजुर्गवार, जरा अपने बारे में भी सोचो। अपने बारे में सोचते सोचते तो उम्र निकल गई कार्टून भाई। अबे अपने बारे में नहीं गंजे, मेरे बारे में। टुम्बकटू झुंझलाकर आगे कुछ कहना ही चाहता था कि अबे ओ उल्लू की तुम। बागारूप उसकी बात बीच में ही काटकर चीखा, साले गंजा कहता? गंजा होगा तू, तेरा बाप। मेरी माँ भी गंजी थी बड़े मियाँ। टुम्बकटू रोनी सूरत बनाकर बोला, चाहे यूं कह वालों कि मेरा तो खानदान ही गंजा था, लेकिन इस वक्त ज़रा मेरे बारे में सोचो। कसम से, तुम हुए सो हुए, लेकिन तुम्हारी औलाद गंजी नहीं होगी। अबे मदद मांगता है चटनी के और ऊपर से गाली देता है। बागारूप गुर्रा है। ऊपर तो तुम हो बुजुर्ग में, हम तो नीचे हैं, फिर भला ऊपर से गाली हम कैसे देंगे? टुम्बकटू ने कहा, सवाल तो यह है कि हम यहाँ अजीब अफलातून में फंस गए, हमें यहाँ से निकालो। तो वहाँ से निकलने लायक ही नहीं है, ऊँटनी की औलाद। बागारूप वहीं से दहाड़ा, भूतनी के गाली देता है और ऊपर से मदद मांगता है। नहीं निकालता, जा देखता हूँ तू क्या कर लेगा, वहीं पड़ा रहे। अबे अकल तेरी सटिया गई है बुड्ढे। टुम्बकटू भी जैसे ताव खा गया, गाली खुद देता है और बदनाम निहायती शरीफ आदमी को करता है। चल भाग यहाँ से, मुझे नहीं निकलना। बुड्ढा कहता है, हरामजादे। बागारूप भी ओवन पड़ा, हमें खुंदक दिलाता है। अभी ले चमगादड़ की दुम, हम तेरा कल्याण करते। कहते हुए उसने एक मोटी रस्सी उस मोकले में से नीचे कमरे में लटका दी। ये क्या है? रस्सी को घूरते हुए टुम्बकटू ने दहाड़ कर पूछा। चमकता नहीं सूरदास के वंशज? ऊपर से बागारूप ने डांटा, ये रस्सी है। वो तो देख रहा हूँ, लेकिन तुमने क्यों लटकाई है नमक हराम? तेरा बाजा तो बजाना है आज मुझे। बागारूप ने आंखें निकाली। मेरी जीवन डायरी में तुम पहले आदमी हो बजरबट्टू के बेटे जिसने गाली का जवाब गाली से दिया है। अब मैंने भी फैसला किया है कि इस दुनिया में या तो तू रहेगा या मैं। इस बात का फैसला हम दोनों का मल्ल युद्ध हुए बिना होगा नहीं। युद्ध करने में नीचे नहीं आ सकता। ये रस्सी इसलिए लटकाई है कि जल्दी से इस पर चढ़कर ऊपर आ। आज फैसला होकर रहेगा कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा बड़ा लटूरेबाज है। अबे उठ चमगादड़ की औलाद, जल्दी से रस्सी पकड़ और ऊपर आ, तब तक मैं तुझसे टकराने के लिए डंड फेलता हूँ। तेरी तो कुतिया का कसम मारूं, टुम्बकटू ने कहा और रस्सी पकड़ी। अभी आता हूँ बुट्टे। कैसे विचित्र लोग थे ये, एक दूसरे को गाली दे रहे थे किंतु कितना प्रेम था इनमें। सहायता कर रहे थे मगर कहकर नहीं, ये कहकर कि ऊपर आ तो तुझे बताऊं कि कौन बड़ा। टुम्बकटू ने रस्सी पकड़ ली और बिना किसी कठिनाई के ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंचते ही बागारूफ ने टुम्बकटू का कान पकड़ लिया। अभी वह कुछ कहना ही चाहता था कि बागारूफ की गंजी चांद पर एक चपत पड़ा, साथ ही टुम्बकटू की आवाज़, अब बोलो बड़े मियाँ। बागारूफ ने देखा टुम्बकटू उसके सामने खड़ा था। बोला, अबे इतने चपत खाकर आया फिर भी चपत मारना नहीं छोड़ा। छोड़ने का इरादा तो था बड़े मियाँ, मगर तुम्हारी ये गंजी चांद देखकर तबीयत आ गई। उनके बीच इसी तरह की ऊट पटांग बातें होती है, किंतु हम उनकी बातों में ज़्यादा न उलझकर अपने मतलब पर आते। इनका क्या है, इनकी तो आदत ही है समय को उस तरह गंवाने की। लेकिन हमें तो अभी पाठकों को बहुत सी बातें समझानी है। अतः अब हम इनकी बातों से भी केवल वही बातें यहाँ लिखेंगे जो हमारे मतलब की हों। इस वक्त वे दोनों एक हॉल जैसे नज़र आने वाले कमरे में। तुम यहाँ कैसे फंस गए बड़े मियाँ? टुम्बकटू उस खाली पड़े हॉल का निरीक्षण करता हुआ बोला। क्या बताएं कार्टून प्यारे, जब उस साले हंस ने धुआं छोड़ा, बस न जाने कैसा चमत्कार हो गया। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जब आँख खुली तो एक सुंदर बाग में पड़े थे। कई पल को तो ऐसा लगा कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं था। कुछ देर बाद मैं घूमकर सेहत बनाई। ये इमारत जिसमें कि हम इस वक्त हैं, इसी बाग के एक कोने में। मैं घूमता हुआ इस हॉल में आ गया। यहाँ जब इस मोकले से नीचे झाँक कर देखा, उस वक्त तक नीचे वाले कमरे में तो फंसे नहीं थे, मगर मेरे दिल में इच्छा हुई कि इस कमरे में उतर कर देखूँ कि क्या है। उसी वक्त मुझे याद आया कि बाग में एक तरफ रस्सी पड़ी थी। इसमें उतरने की नीयत से मैं दौड़कर रस्सी लेने चला गया,
मगर जब लौट कर आया तो तुम्हारी दुर्दशा देखी और मुझे निकाल लिया। बात टुम्बकटू ने पूरी की। लेकिन तुम उस विचित्र कमरे में किस तरह पहुंच गए? बागारोफ ने सवाल किया। टुम्बकटू ने अपनी ऊटपटांग भाषा में उसे बता दिया। वैसा बयान लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग दूसरे भाग के 8वें बयान में ये सब पढ़ाएं। अगर याद नहीं तो एक बार सरसरी नज़र मार ले। तुम्हें माइक हुचांग या जेम्स बॉन्ड में से कोई मिला? एक दूसरे से दोनों ने पूछा। बागारोफ ने नकारात्मक जवाब दिया। टुम्बकटू ने हुचांग के बारे में उतना बता दिया जितना वह जानता था। यार काटू। बागारोफ उसकी पूरी बात सुनने के बाद बोला। अपना साला वो चीनी चमगादड़ ठीक ही कहता था। वाकई हम किसी तिलिस विलिस में फंस गए। कसम 52 पत्तों की, हमने ऐसा अजीब हंस कभी नहीं देखा। और फिर तुम्हारे साथ होने वाली घटना है। इसी तरह की बातें करते हुए वह उस हॉल से बाहर आ गए। अब वे एक बाग में थी। चारों तरफ टहलते हुए वे कोई रास्ता खोजते न, मगर उन्हें इस बाग से निकलने का रास्ता नहीं मिला। अंत में शाम के वक्त वे पुनः बाग के कोने में बनी उसी इमारत में दाखिल हो गए। वे इमारत में विभिन्न स्थानों पर घूमते रहे और अंत में उसी गैलरी में पहुंच गए जिसके दोनों तरफ कोठरियां बनी हुई थी, और उन्हीं में से एक अजीब कोठरी में हुचांग बंद था। जिस वक्त वे पहुंचे उस कोठरी का दरवाज़ा खुला हुआ था और दरवाजे के ठीक सामने वाली दीवार से सटे हुए चबूतरे पर हुचांग लेटा था। अबे, उसे देखते ही बागारब बोला। प्यारे चीनी चमगादड़, तुम माँ आराम फरमा रहे हो? उन दोनों को गैलरी में देखकर अजीब मुसीबत में फंसे हुचांग के जिस्म में जान सी जान आई और बोला, मेरी मदद करो चचा, मैं इस अजीबो गरीब कोठरी में कैद हो गया हूँ। निकलने की कोई तरकीब नहीं सूझ रही। अरे क्या बकता है? उसकी बात सुनकर बागारब एकदम आंख निकाल कर गुर्राया। हमें अंधा समझता है मुर्गी के? झूठ भी बोलता है तो ऐसा कि पकड़ा जाए। साला कहता है कैद हो गया है। अबे उल्लू के तुम, हमारे सामने चबूतरे पर पैर पसारे लेटा है, कोठरी का दरवाज़ा खुला और कहता है कि मैं कैद हूँ। अबे तुझे किसी ने बांध नहीं रखा, दरवाज़ा खुला है, बाहर क्यों नहीं आता? चाचा यकीन करो, मैं वाकई कैद में हूँ। हुचांग रो देने वाले स्वर में बोला। वह मजाक करता कुत्ते के बच्चे, कहता हुआ बागारोब एकदम कोठरी में दाखिल हो गए। साले चचा से मजाक करता है। ये कहता हुआ वह हुचांग के बिल्कुल पास पहुंच गया। उसी वक्त हुचांग के दिमाग में एक चाल आ गई। मैं बोला, बैठो चचा, आराम से मेरे पास बैठ जाओ। वह बागारोब को उसी चबूतरे पर बैठने के लिए जगह देता हुआ बोला। आपको बताता हूँ कि इस कोठरी में मैं किस तरह कैद हूँ। बता चोटी के। कहने के साथ ही बागारोब धम से उसके बराबर में ही चबूतरे पर बैठ गया। लेकिन साले, अगर तूने हमें अपनी साली समझकर मजाक किया तो कसम लालटेन की, हम तेरा स्टीमर बनाकर समुद्र में लौका देंगे। टुम्बकटू गैलरी में खड़ा हुआ उनकी हरकतें देख रहा था। सुनो चचा, हुचांग बागारोब से इस तरह बोला, मानो वह उसे कोई बहुत गहरी बात समझाने जा रहा। ये जो कोठरी है, और अपने आगे के शब्द बोलने की जगह हुचांग ने बेहद फुर्ती के साथ एक जंप ली। अबे अबे, बागारोब चिल्लाते ही रह गया, जबकि हुचांग खुले हुए दरवाजे से निकलकर सीधा गैलरी की तरफ बढ़ा। अभी वह गैलरी के फर्श पर गिरने ही वाला था कि टुम्बकटू ने उसे अपनी पतली पतली बाहों में लपक लिया। उधर कोठरी का दरवाज़ा एक झटके से बंद हो गया। यह क्या करते हो मियाँ चीनी चमगादड़? टुम्बकटू हुचांग को पैरों के सहारे सीधा खड़ा करता हुआ बोला। क्या मामला है? तुम्हारे निकलते ही दरवाज़ा बंद? अपने बड़े मियाँ तो अंदर ही रह गए। जल्दी बोलो, ये क्या बखेड़ा? अभी समझ में आ जाएगा। हुचांग अपनी उखड़ी हुई सांस पर नियंत्रण पाकर बोला। असल में ये दरवाज़ा मेरे बाहर आने से बंद नहीं हुआ है, बल्कि इसलिए हुआ है क्योंकि चाचा ने भी मेरे पीछे पीछे इस कोठरी से बाहर आना चाहा होगा। इसका क्या मतलब मियाँ खां? टुम्बकटू बोला। साले तू बाहर आ गया और दरवाज़ा बंद हुआ नहीं, और तेरे पीछे मियाँ ने बाहर आना चाहा तो दरवाज़ा बंद होगा। या तो ठीक ठीक पता कि ये सब माजरा क्या, वरना एक चपत मार कर भेजा बाहर कर दूंगा। अभी बताता हूँ। हुचांग की बात अभी पूरी नहीं हो पाई थी कि अचानक दरवाज़ा खुल गया। सामने ही जिस चबूतरे पर थोड़ी देर पहले हुचांग लेटा हुआ था, उस पर इस वक्त बागारूफ बैठा हुआ था। वहीं बैठा बैठा बागारूफ चीखा, अबे ये क्या मामला है हरामजादे? मामला क्या है चचा, बाहर आ जाओ। हुचांग व्यंग्यात्मक स्वर में बोला। अबे लेकिन चमगादड़ की औलाद में आऊँ कैसे? बागारूफ चीखा, ये साला रास्ता। अरे क्या बात कर रहे हो चचा? हुचांग बागारूफ से बदला ले रहा था। तुम तो आराम से चबूतरे पर बैठे हो, किसी ने तुम्हें बांध तो नहीं रखा, दरवाज़ा भी खुला है, आओ बाहर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेग बचीनी, साले तूने हमारे साथ दगा की है। बागारूफ बुरी तरह बौखलाकर दहाड़ा। साले, सारे चीन को गंजा करके रख दूंगा। हमें यहाँ फंसाकर खुद बाहर निकल गया। चल अपनी जगह पर आ, हमें बाहर निकलने दे। मैं काफ़ी समय से इस कमरे में हूँ चचा, हुचांग बोला। तुम काफ़ी थक गए होगे, अब तुम आराम करो। अबे मुझे नहीं करना आराम। बागारूफ की बौखलाहट सब देखने लायक थे। वह हुचांग को उल्टी सीधी न जाने किस किस तरह की गालियां बक रहा था, मगर टुम्बकटू ने उसकी ओर से बिल्कुल ध्यान हटाकर हुचांग से कहा, जल्दी बोल बे कुच्चू, बड़े मियाँ बाहर क्यों नहीं आ सकते? बात यह है कि इस कोठरी के दरवाजे का संबंध चबूतरे से है जिस पर चचा बैठे हैं। हुचांग ने बताना शुरू किया। हालांकि पाठक दूसरे भाग के 8वें बयान में पढ़ आए, किंतु
फिर कुछ शब्द हुचांग के मुंह से यहाँ निकलवा कर हम समझा देना चाहते हैं। यह दरवाज़ा कोठरी के अंदर से उसी हालत में खुलता है जब एक आदमी उस पर बैठा हो या लेटा हो, यानी चबूतरा आदमी के बाहर से थोड़ा नीचे दबता हो, दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही आदमी उस चबूतरे को छोड़ता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। इस तरह ये कोठरी एक अजीब सी कैद है। इसमें कैदी के ना तो हाथ पैर बंधे होते हैं और ना ही दरवाज़ा बंद होता है, किंतु फिर भी आदमी इसमें कैद होकर रह जाता है। तुम देख रहे हो कि चाचा चबूतरे पर बैठे हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ है, मगर जैसे ही वो उठकर दरवाजे की ओर बढ़ेंगे उनका बंद हो जाएगा। सुनकर टुम्बकटू ने कुछ ऐसे अंदाज में ऑटो को सिकोड़ा मानो सीटी बजाने जा रहा हो। चबूतरे पर बैठा हुआ बागारुख अब भी अनाप शनाप बक रहा था। इसलिए तुमने बड़े मियाँ को चबूतरे पर बिठाया और उन्हें धोखा देकर खुद इस तरह बाहर आ गए। लेकिन अब इस कैसे चाचा को भी बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। वह कैसे? हमें कहीं से 60 किलो के लगभग का एक पत्थर लाना होगा, पुचांग ने बताया। वह पत्थर हम चबूतरे पर रख देंगे, उसके बाहर से चबूतरा नीचे दबा रहेगा और दरवाज़ा खुला रहेगा। इस तरह बड़ी आसानी से चाचा बाहर आ सकते हैं। बात तो वाकई मार्के की कह रहे हो चीनी मियाँ, टुम्बकटू ने कहा। लेकिन पत्थर लेने मेरे साथ तुम क्यों चलोगे? तुम जाकर अपनी जगह पर बैठो, मैं और बड़े मियाँ पत्थर लाएंगे, तब तुम इस कैसे छुटकारा पाओगे। नहीं टुम्बकटू, ऐसा मत कहो। पुचांग गिड़गिड़ा उठा। मुझे उस कोठरी में बहुत समय हो गया। अगर मैं और ज़्यादा देर तक यहाँ रहा तो पागल हो जाऊँगा। पता नहीं साले उस आदमी का दिमाग क्या होगा जिसने ये कैद बनाई। उस कोठरी में अब एक भी मिनट गुजारने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। हम दोनों पत्थर लेकर आते हैं और चचा को निकालते हैं। चल प्यारे, यूं ही सही, टुम्बकटू बोला। तू भी याद रखेगा कि किसी दयावान से पाला पड़ा था। इस तरह से टुम्बकटू ने हुचांग की यह प्रार्थना मान ली कि पत्थर लेने वही दोनों जाए, और तब तक बागारोफ इस अजीब व गरीब कोठरी में कैद रहे। टुम्बकटू ने चबूतरे पर बैठे बागारोफ की ओर देखकर कहा, हम अभी तुम्हें छुड़ाने का इंतजाम करके आते हैं बड़े मियाँ। अबे अबे सुनो तो। बागारोफ चीखते ही रह गया और टुम्बकटू हुचांग का हाथ पकड़कर उसकी बात पर ध्यान न देकर उसी ओर को बढ़ गया जिधर से वह बागारोफ के साथ यहाँ तक पहुंचा था। वे साथ साथ इमारत के काफ़ी भागों में घूमे, लेकिन उन्हें कोई पत्थर न मिला। इस वक्त वे एक ऐसे दालान में खड़े हैं जहाँ से दो तरफ को रास्ता जाता है। टुम्बकटू ने यहाँ पहुंचकर हुचांग से कहा, मियाँ चीनी मुर्गे, तुम इस रास्ते पर जाकर वह पत्थर तलाश करो और हम उधर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद हम यहीं मिलेंगे। इस तरह से वो दोनों अलग अलग दो रास्तों पर आगे बढ़ गए। हम यहाँ पहले टुम्बकटू का हाल बयान करते हैं। इमारत में अनेक जगहों पर चकराता हुआ वह अंत में एक ऐसे कमरे में पहुंच गया जिसमें से एक तरफ को रास्ता तो जाता था, किंतु वह रास्ता था बड़ा अजीब। इस कमरे के दरवाजे से वह रास्ता काफ़ी दूर तक सीधा चला गया। यह रास्ता एक सीधी गैलरी के रूप में। गैलरी का फर्श काले और सफ़ेद संगमरमर के चौकोरों का बना हुआ था। हर एक चौकोर एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा था। चौकोर इस हिसाब से लगे थे कि एक काला एक सफ़ेद, फिर काला फिर सफ़ेद। गैलरी की दीवार के दोनों ओर 7-7 फुट लंबे संगमरमर के आदमी खड़े हुए थे। उनके हाथ गैलरी में आगे को फैले हुए थे। अलग अलग आदमियों के हाथों में अलग अलग हथियार थे। पाठक इस गैलरी के बारे में दूसरे भाग के पहले बयान में पढ़ा है, किंतु यहाँ उपरोक्त पंक्तियों में उस हाल को दोहराने का एक खास सबब है, जिसे कि पाठक उस वक्त ही भली प्रकार से समझ पाएंगे जब इस गैलरी का भेद खुल जाएगा। टुम्बकटू कुछ देर तक तो ध्यान से उस आकर्षक गैलरी को देखता रहा। फिर अचानक उसकी नज़र गैलरी के ठीक बीच में पड़े एक भारी पत्थर पर पड़ी। टुम्बकटू की जान में जान आई, क्योंकि वह पत्थर देखने में किसी भी तरह 70 किलो से कम का नहीं लग रहा था। उसने निश्चय किया कि वह उस पत्थर को उठाकर ही लाएगा। जैसे ही वह कमरे और गैलरी के दरवाजे पर पहुंचा था, वहाँ एकाएक उसकी नज़र दरवाजे में लगी एक शिला पर पड़ी। यह वही शिला थी जिस पर वह 6 लाइनों वाली इबादत लिखी थी, जो हम इस बयान के शुरू में ही लिखा है। टुम्बकटू ने गैलरी की ओर बढ़ते अपने कदमों को रोका और इस इबादत को पढ़ा। कुछ समझ में ना आया तो फिर पढ़ा, और उस वक्त से अब तक 5 बार पढ़ने के बाद जब उसकी समझ में कुछ ना आया तो इस वक्त वह अपने ही ढंग से खोपड़ी का भूस निकाल रहा था। और कई बार पढ़ने के बाद भी जब उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया तो उसने उसे समझने की कोशिश छोड़ दी और ये ख्याल किया कि बागारोफ को पहले उस कोठरी में से निकालना। यही ख्याल करके वह बिना सोचे समझे गैलरी में उतर गया। गैलरी में बड़ी कठिनता से एक ही कदम चला होगा कि दाईं तरफ खड़े संगमरमर के आदमी में हरकत हुई, और इससे पहले कि टुम्बकटू को समझ पाए, संगमरमर के उस आदमी ने अपने हाथ में दबा डंडा अपनी पूरी ताकत से टुम्बकटू के सिर पर मारा। टुम्बकटू की आंखों में लाल पीले तारे नाच उठी। तो चलिए दोस्तों, देवकांता संतति के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।